खंड 3 जो MSW 002 का खंड 3 है, उसका इकाई 4 गांधी जी का समाज कार्य ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, इस पे हम लोग इस वीडियो में सुनने वाले हैं। पूरा लेक्चर आप अंत तक बने रहिए। नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने जा रहे हैं। विषय है गांधीवादी समाज कार्य। इसकी जड़ें कहाँ हैं, ये कैसे पनपा, कैसे विकसित हुआ। हमारे पास जो सामग्री है वो गांधीवादी समाज कार्य उद्गम और विकास नाम के एक लेख या शायद किसी दस्तावेज से है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। हमारा इरादा देखिए, सिर्फ गांधी जी के राजनीतिक काम को दोहराना नहीं है, वो तो अक्सर हम सुनते ही हैं, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके सामाजिक काम क्या थे और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उनकी भूमिका कितनी गहरी थी। तो इस स्रोत के जरिए हम उनके विचारों के पीछे के जो मूल्य थे या जो उनके रचनात्मक कार्यक्रम थे वो कहाँ से आए, उनकी जो काम करने की विधियां थी वो कैसे बनी, इस सब पर थोड़ा ध्यान देंगे। मतलब उनकी सामाजिक सोच कहाँ से आई और कैसे उसने शक्ल ली, ये समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत ना शुरुआत में ही एक जरूरी वर्गीकरण देता है। ये बताता है कि गांधी जी के जो इतने सारे काम थे, उन्हें समझने के लिए हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले वो काम है जो साफ तौर पर राजनीतिक थे, जैसे ब्रिटिश सरकार से बातचीत करना, या वो गोलमेज सम्मेलन थे, या फिर जाहिर है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ये तो उस वक्त की राजनीतिक जरूरतें थी, है ना, स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा। हाँ बिल्कुल। और ये जो बांटा है ना इन्होंने, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे गांधी जी के काम की जो बहुआयामी प्रकृति है वो एकदम सामने आती है। इसके बाद स्रोत दूसरी श्रेणी बताता है, वो काम जो पूरी तरह से सामाजिक थे, जिनमें कोई सीधा राजनीतिक मकसद नहीं था। इसमें वो काम आते हैं जैसे कुष्ठ रोगियों की सेवा करना। अब सोचिए उस जमाने में ये समूह कितना अलग थलग और उपेक्षित था। या फिर जैसा स्रोत में लिखा है, गांवों में स्वास्थ्य और सफाई के मुद्दों पर ध्यान देना, लोगों को बताना, समझाना, कुछ व्यावहारिक हल निकालना। ये कोशिशें तो सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए थीं। बिल्कुल। और ये सामाजिक काम ना अक्सर उनके राजनीतिक कद के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन बात और भी दिलचस्प तब होती है जब स्रोत तीसरी श्रेणी का जिक्र करता है। ये शायद सबसे अलग है, क्योंकि इसमें वो काम आते हैं जिनमें सामाजिक और राजनीतिक पहलू मतलब एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। इन्हें ना तो आप पूरी तरह राजनीतिक कह सकते हैं, ना पूरी तरह सामाजिक। सही कहा। और स्रोत इसके कुछ अच्छे उदाहरण भी देता है, जैसे खादी का प्रचार। हाँ। अब देखिए, एक स्तर पर तो ये स्वदेशी आंदोलन था, आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, जिसका सीधा राजनीतिक मतलब था कि भाई अंग्रेजी मिलों का कपड़ा नहीं पहनना। हाँ। लेकिन इसका एक बहुत गहरा सामाजिक पहलू भी था। ये गांव की अर्थव्यवस्था को फिर से जिंदा करने, लाखों लोगों को काम देने और मेहनत की इज्जत पर जोर देने का एक तरीका था। इसी तरह छुआछूत मिटाने का अभियान, ये तो सीधी लड़ाई थी एक सामाजिक बुराई के खिलाफ, लेकिन इसने भारतीय समाज को जोड़ने और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक मजबूत जमीन तैयार करने में राजनीतिक भूमिका भी निभाई। नशाबंदी के लिए उनके जो अभियान थे, उनका भी यही रूप था, सामाजिक सुधार भी और साथ साथ राष्ट्रीय चरित्र बनाने की कोशिश भी। और स्रोत इस बात पे जोर देता है कि ये जो तीसरी श्रेणी के काम है ना, इनके सामाजिक और राजनीतिक धागों को अलग करना नामुमकिन सा है। वो एक दूसरे को ताकत देते थे, एक दूसरे में मिले हुए थे। ये गांधी जी का वो समग्र नजरिया दिखाता है, जहां जिंदगी के अलग अलग पहलू, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, वो अलग अलग डिब्बों में बटे हुए नहीं थे। हाँ, और यहाँ एक बहुत जरूरी बात जो स्रोत हमें बताता है, वो ये है कि अगर हम गांधी जी को सच में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समझना चाहते हैं, तो हमें अपना ध्यान मुख्य रूप से इन दूसरी यानी पूरी तरह सामाजिक और तीसरी यानी सामाजिक राजनीतिक श्रेणियों के कामों पर लगाना होगा। आंदोलन के बड़े राजनीतिक पर्दे के पीछे रह जाता है। अच्छा। इससे हमें उनके मूल्यों की, उनकी जमीनी कार्यप्रणाली की और लोगों से उनके जुड़ने के तरीकों की गहरी समझ मिलती है। ये सिर्फ एक किताबी वर्गीकरण नहीं है, बल्कि गांधी जी के पूरे योगदान को समझने का एक नजरिया है। ये वाकई एक अलग पर्सपेक्टिव देता है। इसी सिलसिले में स्रोत गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का भी जिक्र करता है और एक बहुत ही दिलचस्प सुझाव देता है कि इस किताब को सिर्फ राजनीतिक घटनाओं या निजी जीवन की कहानी की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हम इसे सामाजिक कार्य के चश्मे से देखें तो ये एक बिल्कुल अलग कहानी कहती है। हाँ, ये सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत इशारा करता है कि सत्य की प्रयोग असल में गांधी जी के सामाजिक दर्शन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का एक रिकॉर्ड है।
वो इसे प्रयोग कहते हैं, जो विज्ञान की भाषा है ना? लेकिन यहाँ ये प्रयोग लैब में नहीं बल्कि जिंदगी में और समाज में किए गए। उन्होंने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारा और देखा कि वो व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर कैसे काम करते हैं। इसमें उनके खाने पीने के प्रयोग, सामुदायिक जीवन के उनके प्रयास, अलग अलग सामाजिक समूहों के साथ उनके संवाद, ये सब शामिल हैं। अच्छा। इन्हीं के तरीकों की एक लगातार खोज थी जिसे उन्होंने अपनी मृत्यु तक जारी रखा। स्रोत के मुताबिक ये किताब उनके एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विकास को समझने की कुंजी है। ये प्रयोग वाली बात उनके नजरिए को और भी मानवीय और मतलब प्रैक्टिकल बना देती है। लेकिन फिर यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है जिस पर स्रोत ध्यान दिलाता है। गांधी जी ने खुद बार बार इस बात पर जोर दिया कि भाई मैंने दुनिया को कोई नई या मौलिक चीज नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा के सिद्धांत तो उतनी ही पुराने हैं जितने कि ये पहाड़। बिल्कुल, और वे इस बारे में बहुत साफ थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज है ही नहीं। वे किसी भी तरह के वाद या पंथ बनाने के सख्त खिलाफ थे। उन्हें शायद डर था कि ऐसा करने से उनके विचार जड़ हो जाएंगे और लोग बस आंख बंद करके मानने लगेंगे बिना सोचे समझे। हाँ, ये हो सकता है। स्रोत बताता है कि उन्होंने ये भी कहा कि गांधी जी के सामाजिक विचार जैसी कोई अलग व्यवस्थित विचारधारा उन्होंने स्थापित नहीं की है। वे खुद को किसी नए दर्शन का जनक मानने से लगातार इनकार करते रहे। उनका जोर तो सिद्धांतों के सार्वभौमिक और हमेशा प्रासंगिक होने पर था, न कि अपने व्यक्तित्व पर। लेकिन यहीं पर स्रोत हमें सिक्के का दूसरा पहलू दिखाता है। एक तरफ गांधी जी का ये विनम्र इनकार है, किसी वाद का संस्थापक होने से उनका परहेज, और दूसरी तरफ एक ऐसी सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता कि उनके जीवन काल में और उसके बाद भी गांधी जी और उनके सामाजिक विचार व्यावहारिक रूप से एक दूसरे का पर्याय बन गए। भले ही उन्होंने इसे कोई नाम नहीं दिया, लेकिन समाज के प्रति उनका जो नजरिया था, उनके काम करने का जो तरीका था, उनके बनाए आश्रम और संस्थाएं, और सबसे बढ़कर उनका अपना उदाहरण, इन सब ने मिलकर लाखों लोगों को गहराई से प्रभावित किया और उन्हें पीछे चलने को प्रेरित किया। ये एक बड़ा ही आकर्षक द्वंद्व है। स्रोत इशारा करता है कि जो अनुसरण था ये सिर्फ उनके राजनीतिक आह्वान तक सीमित नहीं था। लाखों लोग उनके रचनात्मक कार्यक्रमों से जुड़े, जैसे खादी, ग्रामोद्योग, बुनियादी तालीम, हरिजन सेवा। वे इन कार्यक्रमों में इसलिए शामिल हुए क्योंकि उन्हें इनमें अपनी समस्याओं का हल और एक बेहतर समाज की दिशा दिखी। गांधी जी के जीने के तरीके ने, उनके सत्य और अहिंसा पर अटूट रहने ने एक ऐसी नैतिक शक्ति पैदा की जिसने लोगों को खींचा। ये किसी औपचारिक विचारधारा के प्रचार से नहीं हुआ, बल्कि उनके कर्मों के सीधे असर से हुआ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनके कर्म ही उनकी सबसे बड़ी विचारधारा बन गए? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। स्रोत इसी तरफ इशारा कर रहा है। धीरे धीरे गांधी जी के जीवन और कामों से प्रेरित होकर जो लोग चले, उनके विचारों और कामों से सामाजिक कल्याण और बदलाव के क्षेत्र में एक खास तरह का समूह बन गया। लोगों ने सामाजिक समस्याओं को देखने और उन पर काम करने का एक गांधीवादी तरीका विकसित किया, भले ही गांधी जी ने खुद इस शब्द का इस्तेमाल न किया हो। अच्छा। आज समाजशास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता और एकेडमिक दुनिया में इस नजरिए को गांधीवादी समाज कार्य के रूप में पहचाना और पढ़ाया जाता है। इसे गांधी जी के अनूठे सामाजिक योगदान के रूप में मान्यता मिली हुई है। तो ये दिलचस्प है कि जिस वाद को उन्होंने खुद नकारा, वो उनके कामों के असर से अपने आप ही बन गया। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े दायरे में देखें तो ये किसी व्यक्ति के कर्मों और उसके जीने के तरीके की ताकत को दिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे गहरे मूल्यों पर टिका हुआ लगातार और सच्चा काम बिना किसी औपचारिक नाम या संगठित प्रचार के भी एक स्थायी असर छोड़ सकता है और विचारों की एक पूरी धारा को जन्म दे सकता है। शायद ये कर्म की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो शब्दों और लेबलों से कहीं आगे है। उनके काम खुद ही एक दर्शन बन गए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने स्रोत के जरिए क्या मुख्य बातें समझी? पहली बात तो ये कि गांधी जी के कामों को सिर्फ राजनीतिक दायरे में देखना पूरा नहीं है। उनके काम में साफ राजनीतिक गतिविधियां थीं, पूरी तरह से सामाजिक काम थे, और एक अहम हिस्सा ऐसा भी था जहां ये दोनों पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अलग नहीं किए जा सकते थे। सही। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि गांधी जी को एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अगर गहराई से समझना है तो हमें उनके राजनीतिक जीवन के साथ साथ और शायद उससे भी ज्यादा ध्यान से उनके इन सामाजिक और सामाजिक राजनीतिक कामों और प्रयोगों पर ध्यान देना होगा।
उनकी आत्मकथा को भी इसी नजरिए से पढ़ना एक नई समझ दे सकता है। और शायद सबसे आकर्षक निष्कर्ष ये है कि गांधी जी ने भले ही बहुत विनम्रता से किसी नए वाद या सिद्धांत का दावा करने से इनकार कर दिया, लेकिन उनका जीवन खुद एक शक्तिशाली संदेश बन गया। सत्य और अहिंसा जैसे पुराने और सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित उनका जीने का तरीका, समाज की बेहतरी के लिए किए गए उनके अथक प्रयास और प्रयोग, इन सब ने मिलकर ही विचारों और कामों की उस धारा को जन्म दिया जिसे आज हम गांधीवादी समाज कार्य के रूप में जानते और पहचानते हैं। अच्छा, ये किसी व्यक्ति द्वारा सोच समझकर बनाई गई विचारधारा नहीं, बल्कि उसके जीने के तरीके का एक स्वाभाविक नतीजा था। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक बहुत ही मौजू और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या किसी विचारधारा या दर्शन की असली ताकत और असर उसके औपचारिक नामकरण में है, या उसकी घोषणा में, या उसके नए और मौलिक होने के दावे में है? या फिर जैसा कि हमें गांधी जी के जीवन और उनके असर से सीखने को मिलता है, असली शक्ति उन बुनियादी सार्वभौमिक मूल्यों के लगातार और सच्चे अभ्यास में है? क्या शक्ति इस बात में है कि वो दर्शन कितने लोगों को एक बेहतर जीवन जीने, अन्याय का सामना करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित और ताकतवर बना सकता है, भले ही उसका कोई औपचारिक वाद का तमगा न हो? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, क्योंकि ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम आज अलग-अलग विचारधाराओं और आंदोलनों को कैसे देखते हैं। क्या हम सिर्फ उनके घोषित लक्ष्यों और नारों पर ध्यान देते हैं, या हम उनके असल अभ्यास को, उनके मानने वालों की जिंदगी पर उनके असर को और समाज पर उनके स्थायी प्रभाव को देखते हैं? गांधी जी का उदाहरण हमें दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का जीवन जो गहरे नैतिक सिद्धांतों पर आधारित हो और जिसे लगातार कर्म में उतारा जाए, वो बिना किसी औपचारिक ढांचे या नाम के भी सामाजिक बदलाव का एक बहुत शक्तिशाली और स्थायी स्रोत बन सकता है। इस पर विचार करना न सिर्फ गांधी जी को बेहतर समझने में मदद करता है, बल्कि शायद हमें अपने समय की चुनौतियों और समाधानों को देखने का एक नया नजरिया भी दे सकता है। हम बात करेंगे महात्मा गांधी के उन शुरुआती सालों की, दक्षिण अफ्रीका में, जी, जब एक युवा वकील सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले एक असाधारण नेता में बदल रहे थे। जी हाँ, और हम खास तौर पर देखेंगे कि कैसे उस दौर के अनुभवों ने न केवल उनके संघर्ष के तरीकों को गढ़ा, बल्कि सर्वोदय यानी सबके भले के गहरे विचार को भी जन्म दिया। हाँ, हमारी ये बातचीत गांधी, सामाजिक आंदोलन और सर्वोदय नाम के एक लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है, जिसमें इन पहलुओं को काफी बारीकी से देखा गया है। तो हमारा इरादा है इन जानकारियों को, जो काफी फैली भी हो सकती हैं, उन्हें समेटकर एक दिलचस्प अंदाज में पेश करना। ये समझने की कोशिश कि दक्षिण अफ्रीका की जमीन ने गांधी जी के विचारों को कैसे सींचा। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल कि कैसे अपमाल और अन्याय के अनुभव क्रांति की चिंगारी बन सकते हैं। कहानी की शुरुआत अक्सर उस मशहूर रेल घटना से होती है। साल 1893, दक्षिण अफ्रीका। जी, बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ते हैं, लेकिन उन्हें डिब्बे से बाहर फेंक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो गोरे नहीं थे। ये सुनने में ही कितना अपमानजनक लगता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक टिकट या एक सीट का मामला नहीं था, ये उस वक्त की कड़वी सच्चाई थी, नस्लीय भेदभाव जो कानून और समाज दोनों में गहराई तक बैठा हुआ था। हाँ, लेकिन गांधी जी के लिए ये सिर्फ एक व्यक्तिगत बेइज्जती नहीं थी, ये वो पल था जिसने उन्हें झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि ये अन्याय सिर्फ उनके साथ नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समुदाय के साथ हो रहा है, और ये एक व्यवस्था का हिस्सा है। तो मतलब ये वो ट्रिगर पॉइंट था, वो मोमेंट जिसमें उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि भाई चुप रहना कोई विकल्प नहीं है। सही कहा। ये वो चिंगारी थी जिसने उनके अंदर के सामाजिक योद्धा को जगाया। उन्होंने तय किया कि वो इस अन्याय को यूं ही नहीं सहेंगे। ठीक है। लेकिन उन्होंने सिर्फ गुस्सा जाहिर नहीं किया, उन्होंने इसे एक चुनौती की तरह लिया। एक ऐसी चुनौती जिसका सामना सोच समझकर संगठित तरीके से करना होगा। और यहीं से उनके एक नए सफर की शुरुआत होती है, एक वकील से एक आंदोलनकर्ता बनने का सफर। जी। तो पहला कदम क्या था? क्या उन्होंने तुरंत विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए, मतलब एकदम से? नहीं, उन्होंने पहले जमीन तैयार की। मई 1893 में
यानी उस रेल घटना के कुछ ही समय बाद उन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। अच्छा। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये कोई आम सियासी पार्टी जैसी नहीं थी। इसका मकसद बहुत व्यापक था। व्यापक किस तरह से? देखिए, इसके कई पहलू थे। पहला, दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों की असल जरूरतें क्या हैं, उनकी तकलीफें क्या हैं, इसे समझना। ठीक है। दूसरा, उन तकलीफों को दूर करने के लिए व्यवहारिक रास्ते खोजना। तीसरा, लोगों को समाज सेवा के लिए जोड़ना और प्रेरित करना। और चौथा, जो बहुत अहम था, वो ये कि दक्षिण अफ्रीका में जो हो रहा है उसकी सही तस्वीर, मतलब असलियत, वो भारत और इंग्लैंड में बैठे लोगों और हुक्मरानों तक पहुंचाना। अच्छा, तो इसे विरोध नहीं था बल्कि एक तरह का पूरा सपोर्ट सिस्टम और जागरूकता अभियान भी था। ये तो वाकई काफी दूर की सोच लगती है उस जमाने के हिसाब से। बिल्कुल, ये जमीनी हकीकत से जुड़ा एक ठोस प्लान था। लोगों को सिर्फ ये नहीं बताया जा रहा था कि उनके साथ गलत हो रहा है, बल्कि उन्हें ये भी सिखाया जा रहा था कि वो अपने हक के लिए कैसे मिलकर आवाज उठा सकते हैं। ये गांधी जी की रणनीति का पहला बड़ा और सफल प्रयोग था। लोगों को जोड़ना, उनकी समस्याओं को समझना और फिर सामूहिक कार्रवाई के लिए तैयार करना। और ये आवाज सिर्फ दक्षिण अफ्रीका तक ही सीमित नहीं रही, जैसा आपने कहा। उन्होंने अपनी बात दूर तक पहुंचाई। जी, उन्होंने लेख लिखे, पर्चे छपवाए। 1896 में जब वो कुछ वक्त के लिए भारत आए, हाँ, तो यहाँ भी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की हालत पर भाषण दिए, लोगों को जगाने की कोशिश की। वो महज 3 महीने भारत में रुके और फिर वापस दक्षिण अफ्रीका चले गए अपने अधूरे काम को पूरा करने। यानी उन्होंने दोनों देशों के बीच एक पुल बनाने का काम किया, एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने वहाँ के हालात से भारत के नेताओं को वाकिफ कराया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तक अपनी बात पहुंचाई, इंग्लैंड में बैठे सांसदों और अधिकारियों को चिट्ठियां लिखीं, प्रतिनिधि मंडल भेजे। यहाँ तक कि उन्होंने समाजवादी विचारधारा के लोगों से भी संपर्क साधा। 1900 में तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की स्थिति पर एक प्रस्ताव भी पास करवाया। अच्छा, ये कोई एक आध साल की लड़ाई नहीं थी। ये संघर्ष पूरे 21 साल चला, 1914 तक। 21 साल? ओह, ये सुनने में एक पूरी उम्र लगती है, इतना लंबा संघर्ष। यकीनन इस दौरान उन्होंने सिर्फ चिट्ठियां या लेख ही नहीं लिखे होंगे, उनके तरीकों में भी बदलाव आया होगा। बिल्कुल, यहाँ कहानी और दिलचस्प मोड़ लेती है। ये संघर्ष वक्त के साथ और गहरा और बहुआयामी होता गया। सिर्फ अर्जियां देना काफी नहीं था। उन्होंने बड़ी बड़ी जनसभाएं करनी शुरू की, जिनमें हजारों लोग शामिल होते थे। हजारों लोग? जी, जब सरकार ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट जैसा काला कानून, जिसे ब्लैक एक्ट कहा गया, लागू किया, तो उसका पुरजोर विरोध हुआ। ब्लैक एक्ट? जी, ये क्या था असल में? मतलब थोड़ा विस्तार से बताएंगे? देखिए, ये कानून दक्षिण अफ्रीका के सभी भारतीयों के लिए अनिवार्य करता था कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, उंगलियों के निशान दें और हर वक्त अपने पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रखें। ओह, ये तो सरासर अपमानजनक और भेदभावपूर्ण था। बिल्कुल, इसी के विरोध में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध यानी पैसिव रेजिस्टेंस का रास्ता अपनाया। निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेजिस्टेंस, ये शब्द हमने सुना तो है, पर इसके तहत असल में होता क्या था? लोग करते क्या थे? इसके तहत लोगों ने जानबूझकर शांतिपूर्ण तरीके से उस काले कानून को मानने से इनकार कर दिया। हजारों भारतीय मर्दों और औरतों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, सर्टिफिकेट नहीं लिए और इसके लिए वो खुशी खुशी जेल गए। ये अपने आप में बड़ी बात थी। हजारों लोग जेल गए, अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से? हाँ, स्वेच्छा से। ये गांधी जी के नेतृत्व और लोगों के उन पर भरोसे का सबूत था। इसके अलावा उन्होंने मीडिया का बखूबी इस्तेमाल किया, ब्रिटेन के अखबारों में लेख छपवाए, वहां के सांसदों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। अच्छा। जून 1903 से तो उन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम का अपना अखबार भी निकालना शुरू कर दिया। इंडियन ओपिनियन? हाँ, सुना है इसके बारे में। जी, जो 4 भाषाओं अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी और तमिल में रपता था। ये आंदोलन की आवाज बन गया। यानी हर मोर्चे पे लड़ाई चल रही थी? बातचीत भी, विरोध भी, मीडिया भी? बिल्कुल, सरकारी अधिकारियों से बातचीत का दरवाजा भी खुला रखा गया, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो और कड़े कदम भी उठाए गए। जैसे कोयला खदानों में काम करने वाले भारतीय मजदूरों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल भी? जी, और फिर वो ऐतिहासिक पदयात्रा हुई न्यू कैसल से नेटाल की सीमा तक, हजारों लोगों के साथ, करीब 4 महीने तक चली। ये सब शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। 4 महीने की पदयात्रा,
आज के ज़माने में सोचना भी मुश्किल है, वाकई। सही कहा। इसीलिए कई समाजशास्त्री मानते हैं कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो किया वो वास्तविक सामाजिक कार्यवाही मतलब रियल सोशल एक्शन का एक मुकम्मल उदाहरण है। अच्छा। आप सोचिए, इसमें क्या नहीं था? लोगों को संगठित करना, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, जानबूझकर कानून तोड़ना मतलब सविनय अवज्ञा, हाँ। मीडिया का इस्तेमाल, राजनीतिक लॉबिंग, मजदूरों की हड़ताल, शांतिपूर्ण मार्च, अधिकारियों से बातचीत, सामाजिक बदलाव लाने का शायद ही कोई ऐसा तरीका हो जिसका इस्तेमाल उन्होंने न किया हो। इसीलिए शायद, हाँ, इसीलिए दक्षिण अफ्रीका को गांधी जी की सामाजिक राजनीतिक प्रयोगशाला कहा जाता है। जैसे कोई वैज्ञानिक अपने लैब में प्रयोग करता है, वैसे ही गांधी जी ने यहाँ अपने तरीके आजमाए, उन्हें सुधारा और फिर भारत में उनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही समझा आपने। दक्षिण अफ्रीका ने ही मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनने की राह दिखाई। यहीं उन्होंने सत्याग्रह के हथियार को तराशा, जिसे बाद में उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई का मुख्य आधार बनाया। यहीं वो एक सफल पत्रकार बने, एक दमदार वक्ता बने और एक ऐसे संगठनकर्ता बने जो हजारों लोगों को अपने साथ जोड़ सकता था। और आश्रमों की स्थापना का विचार भी तो शायद वहीं से आया। हमने फीनिक्स फार्म और टॉल्स्टॉय फार्म के बारे में पढ़ा है। हाँ, बिल्कुल। ये आश्रम सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, ये उनके विचारों की जीती जागती प्रयोगशालाएं थीं। फीनिक्स सेटलमेंट 1904 और बाद में टॉल्स्टॉय फार्म 1910 ये सामुदायिक जीवन, आत्मनिर्भरता, सादगी और स्वावलंबन के केंद्र थे। अच्छा। यहाँ लोग साथ रहते थे, खेती करते थे, अपना काम खुद करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे और इंडियन ओपिनियन अखबार भी, वो भी यहीं से निकलता था। मतलब ये एक तरह के ट्रेनिंग सेंटर भी थे। बिल्कुल, ट्रेनिंग सेंटर ही समझिए। यहाँ लोगों को न सिर्फ गांधी जी के सामाजिक और नैतिक विचारों की शिक्षा मिलती थी, बल्कि उन्हें व्यावहारिक कौशल भी सिखाए जाते थे। प्रकाशन का काम, खेती, बढ़ईगिरी, चमड़े का काम, यहाँ तक कि प्राकृतिक चिकित्सा भी। वाह। ये आश्रम भविष्य के आंदोलन के लिए समर्पित कार्यकर्ता तैयार करने के केंद्र थे। वाह। और ये गांधी जी की दूरदर्शिता ही है कि उनके स्थापित किए या उनसे प्रेरित कई आश्रम आज भी भारत और दुनिया के दूसरे हिस्सों में चल रहे हैं और उन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो हुई आंदोलन, संगठन और विचारों की बात। लेकिन क्या गांधी जी का काम सिर्फ राजनीतिक विरोध या सामाजिक सुधार तक ही सीमित था? उनके व्यक्तित्व का एक और पहलू भी तो था, सेवा का, है ना? आपने बहुत अहम बात उठाई। बिल्कुल, गांधी जी के लिए संघर्ष और सेवा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। जब 1899 में दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध छिड़ा, तो उन्होंने अंग्रेजों के जख्मी सैनिकों की देखभाल के लिए इंडियन एम्बुलेंस कोर यानी एक भारतीय एम्बुलेंस दस्ता तैयार किया। अच्छा। जी, इसमें करीब 1100 भारतीय स्वयंसेवक थे। युद्ध में सेवा, जबकि वो खुद उसी हुकूमत के भेदभाव के खिलाफ लड़ रहे थे। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? हाँ, लग सकता है, लेकिन ये उनकी नैतिकता का एक उदाहरण है। उनका मानना था कि अगर हम ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक के तौर पर अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तो हमें अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी चाहिए। एक अलग नजरिया है। इस काम के लिए उन्हें अंग्रेजी हुकूमत से पदक भी मिले थे। और सिर्फ युद्ध ही नहीं, महामारियों के वक्त भी उन्होंने ऐसी सेवा की, मैंने कहीं पढ़ा था। जी हाँ, 1904 में जोहानिसबर्ग में जब प्लेग फैला तो हालात बहुत खराब थे। गांधी जी और उनके साथी अपनी जान की परवाह किए बिना बीमारों की सेवा में जुट गए। सच में? हाँ, उन्होंने न सिर्फ लोगों की देखभाल की, बल्कि सफाई अभियानों में भी हिस्सा लिया। ऐसा ही उन्होंने 1906 में ज़ूलू विद्रोह के समय घायल ज़ूलुओं की सेवा के लिए भी किया था। इन मानवीय कार्यों के लिए उन्हें कैसरे हिंद का स्वर्ण पदक भी दिया गया था। कैसरे हिंद? हाँ, जिसे जिसे बाद में उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया था। हाँ, वो तो एक अलग कहानी है। जी, ये दिखाता है कि उनका संघर्ष सिर्फ अधिकारों की लड़ाई नहीं था, उसमें गहरी मानवीय करुणा और सेवा का भाव भी था। तो एक तरफ कड़ा संघर्ष, दूसरी तरफ गहरी करुणा। वाह। अब आते हैं एक और अहम पड़ाव पर। हमने सुना है कि 1904 के आसपास गांधी जी के विचारों में एक बड़ा, बल्कि क्रांतिकारी बदलाव आया। जॉन रस्किन की किताब का जिक्र आता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण घटना है। 1904 में एक रेल यात्रा के दौरान उनके एक मित्र थे, हेनरी पॉलिक। हाँ। उन्होंने गांधी जी को जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट पढ़ने को दी। गांधी जी ने बाद में लिखा कि इस किताब ने उन पर जादू जैसा असर किया।
उन्होंने पूरी रात जागकर इसे पढ़ा और फैसला किया कि उन्हें अपनी जिंदगी इन विचारों के मुताबिक ढालनी होगी। पूरी रात जागकर पढ़ा। ऐसा क्या था उस किताब में जिसने उन्हें इतना बदल दिया? अनटू दिस लास्ट, इसका मतलब क्या है? आखिर तक के सबके लिए, कुछ ऐसा? अनटू दिस लास्ट बाइबल की एक कहावत से लिया गया है, जिसका मोटा मोटा मतलब है कि जो आखिर में आया है उसे भी उतना ही मिलना चाहिए जितना पहले वाले को। अच्छा। रस्किन मूल रूप से अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में लिख रहे थे। गांधी जी ने रस्किन के विचारों से 3 खास बातें निकाली जिन्होंने उनके जीवन दर्शन की नींव रखी। वो 3 बातें क्या थीं? जरा बताएंगे। पहली कि एक व्यक्ति की भलाई सबकी भलाई में ही शामिल है, यानी इंडिविजुअल गुड और कॉमन गुड अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। दूसरी कि अपना पेट पालने के लिए किया जाने वाला हर काम, चाहे वो एक वकील का हो या एक नाई का, उसकी कीमत और इज्जत बराबर है। वकील और नाई का काम बराबर, ये तो आज भी कितना रैडिकल लगता है ना? और तीसरी कि एक मेहनतकश मजदूर या किसान या कारीगर का जीवन ही असल में सबसे अच्छा और सार्थक जीवन है, क्योंकि वो जमीन से जुड़ा है और समाज के लिए उपयोगी है। अच्छा। और तीसरा सिद्धांत, यानी हाथ से मेहनत करने वाले का जीवन सबसे अच्छा है। क्या इसी वजह से उन्होंने वो फीनिक्स सेटलमेंट शुरू किया था? बिल्कुल। रस्किन के विचारों, खासकर तीसरे सिद्धांत ने उन्हें फीनिक्स सेटलमेंट शुरू करने की प्रेरणा दी, जहां लोग सादा जीवन जी सकें, खेती करें और हाथ से काम करें। समझ गया। और दूसरी बात जो आपने कही, वकील और नाई के काम का बराबर मूल्य, इसने समाज में ऊंच नीच और काम के आधार पर भेदभाव के खिलाफ उनकी सोच को और मजबूत किया। इन विचारों ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने अनटू दिस लास्ट का गुजराती में अनुवाद किया। अच्छा, अनुवाद भी किया? जी। किस नाम से किया? उन्होंने इसे शीर्षक दिया सर्वोदय, सर्व उदय, यानी सबका उदय, सबका कल्याण। सर्वोदय। और ये शब्द सर्वोदय सिर्फ एक किताब का अनुवाद नहीं रहा, ये गांधी जी के पूरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन का केंद्र बन गया। ये उनका लक्ष्य बन गया, एक ऐसा समाज बनाना जहां किसी एक का नहीं बल्कि हर एक इंसान का भला हो। तो सर्वोदय का विचार पूरी तरह रस्किन से आया था, या इसमें गांधी जी ने कुछ और भी जोड़ा? मतलब उनका अपना कुछ था इसमें? देखिए, रस्किन एक बहुत बड़ी प्रेरणा थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन गांधी जी का सर्वोदय सिर्फ रस्किन का अनुवाद नहीं है। इसमें भारतीय दर्शन, खासकर भगवद गीता का संभाव और अपरिग्रह का विचार, गीता, हाँ, रामायण के आदर्श और साथ ही लियो टॉल्स्टॉय के सादा जीवन और श्रम के विचार, टॉल्स्टॉय भी, और हेनरी डेविड थोरो के सविनय अवज्ञा के विचारों का भी संगम है। यहाँ आकर्षक बात यही है कि कैसे उन्होंने अलग अलग स्रोतों से प्रेरणा लेकर एक ऐसा मौलिक दर्शन गढ़ा जो भारतीय जमीन से जुड़ा हुआ था और पूरी तरह से मानवीय था। सर्वोदय उनके लिए सिर्फ आर्थिक बराबरी का मामला नहीं था, ये एक नैतिक और आध्यात्मिक लक्ष्य भी था। यानी विभिन्न धाराओं को मिलाकर एक नई नदी बनाना, एक तरह से। बिल्कुल। और इसी वैचारिक विकास के साथ उनके संघर्ष के तरीके को भी एक नया नाम मिला, वो निष्क्रिय प्रतिरोध से सत्याग्रह तक का सफर। जी हाँ, 1908 तक वो अपने तरीके के लिए पैसिव रेजिस्टेंस शब्द का इस्तेमाल करते थे, जो उस समय काफी प्रचलित था। लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि ये शब्द उनके आंदोलन की असली भावना को नहीं पकड़ता। पैसिव यानी निष्क्रिय। हाँ, उसमें कमजोरी झलकती है। जी, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी का भाव झलकता था, जैसे कि हम कुछ कर नहीं सकते इसलिए बस विरोध कर रहे हैं। जबकि उनका तरीका तो काफी सक्रिय था, जेल जाना, हड़ताल करना, मार्च निकालना, ये सब तो एक्टिव था। बिल्कुल, उनका तरीका निष्क्रिय तो कतई नहीं था, उसमें नैतिक बल था, आत्मा की शक्ति थी। इसलिए उन्होंने एक नए शब्द की जरूरत महसूस की। उन्होंने लोगों से सुझाव मांगे। अच्छा। और फिर सत्याग्रह, सत्य के लिए दृढ़ता, और सत्याग्रह, सत्य पर टिके रहना या सत्य की शक्ति, जैसे शब्द सामने आए। गांधी जी को सत्याग्रह शब्द पसंद आया। सत्याग्रह, सत्य का आग्रह। हाँ, तो ये सिर्फ एक नाम बदलना नहीं था, मतलब सिर्फ लेबल बदला? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। इसे एक ऐतिहासिक खोज कहा जा सकता है। सत्याग्रह ने पूरे आंदोलन को एक नई पहचान दी, एक सकारात्मक और मजबूत नैतिक आधार दिया। ये सिर्फ बाहरी ताकत का प्रतिरोध नहीं था, बल्कि सत्य, प्रेम और आत्मपीड़ा सहन करने की इच्छा पर आधारित एक सक्रिय लड़ाई थी।
ये सामाजिक विज्ञान और शांतिपूर्ण संघर्ष के क्षेत्र में गांधी जी का एक मौलिक और बहुत शक्तिशाली योगदान था, जिसने दुनिया भर के आंदोलनों को प्रेरित किया। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें, एक तरह से रिकैप करें, तो ये साफ है कि दक्षिण अफ्रीका का दौर गांधी जी के लिए सिर्फ एक पड़ाव नहीं था, बल्कि वो नींव थी जिस पर उनके पूरे जीवन का काम, उनका पूरा दर्शन खड़ा हुआ। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे एक रेल के डिब्बे से निकाले जाने की घटना ने उन्हें नस्लीय भेदभाव की व्यवस्था के खिलाफ खड़ा कर दिया। हाँ, कैसे उन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस जैसा संगठन बनाकर लोगों को जोड़ा। हाँ, कैसे उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध के तरीके को सत्याग्रह के शक्तिशाली हथियार में बदला। हाँ। और कैसे जॉन रस्किन की एक किताब ने उन्हें सर्वोदय के व्यापक दर्शन तक पहुंचाया। और ये भी कि उनके तरीके सिर्फ रणनीति नहीं थे, उनमें गहरी नैतिकता थी, मानवीय संवेदना थी और दूर तक देखने की क्षमता थी। शायद इसीलिए उनके विचार आज भी जिंदा हैं, इतने सालों बाद भी। निश्चित रूप से उनका संघर्ष और सर्वोदय का दर्शन सिर्फ इतिहास की बातें नहीं है। अन्याय, असमानता और हिंसा आज भी दुनिया की बड़ी चुनौतियां हैं, और गांधी जी के सत्य, अहिंसा और सबके कल्याण पर आधारित तरीके आज भी उतने ही, बल्कि शायद पहले से ज्यादा प्रासंगिक है। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरा सोचिए, सर्वोदय के सिद्धांत यानी सबकी भलाई, हर काम का बराबर सम्मान और मेहनतकश जीवन का महत्व, जो 100 साल से भी पहले दक्षिण अफ्रीका के खास हालात में विकसित हुए थे, उन्हें आज की हमारी दुनिया की चुनौतियों जैसे बढ़ती आर्थिक असमानता, समाज में बंटवारा या पर्यावरण के बिगड़ते हालात पर कैसे लागू किया जा सकता है। सोचने वाली बात है। क्या इन पुराने विचारों में आज के नए सवालों के जवाब छुपे हो सकते हैं? इस विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है गांधी जी के जीवन के इस अहम मोड़ को समझने में आपको मदद मिली होगी। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महात्मा गांधी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उनकी कहानी का एक बहुत बड़ा, शायद उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा सामाजिक क्रांति लाने का था। एकदम जमीन से जुड़ा हुआ काम। जी, हमारे पास गांधी जी एक सामाजिक क्रांति दस्तावेज के कुछ हिस्से हैं, और आज हम इन्हीं के जरिए गांधी जी के उन सामाजिक विचारों और कामों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने भारतीय समाज पर इतनी गहरी छाप छोड़ी। हाँ, मतलब सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं, बल्कि उनके पीछे की सोच, वो गहराई, उसको समझना है। बिल्कुल। और आज के लिए वो कितना प्रासंगिक है, ये भी देखना है। तो हम देखेंगे कि कैसे 1915 में जब वो भारत लौटे, उन्होंने सामाजिक कामों को एक नया, आप कह सकती हैं, एक नया आयाम दिया। हाँ, एक नया दृष्टिकोण। फिर किसानों, मजदूरों, छात्रों के जीवन को बेहतर बनाने की उनकी कोशिशें। खादी और चरखे की बात करेंगे, आर्थिक स्वावलंबन। हाँ, और सामाजिक एकता, न्याय, खासकर हिंदू मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता। और हाँ, उनका वो फैसला भी सक्रिय राजनीति से हटकर पूरी तरह सामाजिक कामों में लगने का, उस पर भी जरूर बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं 9 जनवरी 1915 से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। हाँ, और आते ही उन्हें कर्मवीर कहा गया। ये भारत के लिए वाकई एक नए दौर की शुरुआत थी। उस समय जो सामाजिक काम हो रहे थे वो ज्यादातर धार्मिक आधार पर थे। जी, ज्यादातर धार्मिक संस्थाएं अपने अपने दायरे में काम कर रही थीं। गांधी जी ने आते ही इस पूरे क्षेत्र को एक, कह सकते हैं, एक व्यापक धर्मनिरपेक्ष नजरिया दिया। लेकिन साथ में आध्यात्मिकता भी जोड़ी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसे धर्म के बंधनों से मुक्त किया, पर नैतिकता और आध्यात्मिकता की एक मजबूत नींव पर खड़ा किया। ये अपने आप में एक बड़ी सोच थी उस समय। दिलचस्प। मतलब आते ही उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ राजनीतिक आजादी काफी नहीं है, समाज का ताना बाना मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत उन्होंने जमीनी हकीकत को समझकर की। कहाँ से? किसानों और मजदूरों के मुद्दे कैसे उठाए। सबसे पहले 1916 के बाद वो बिहार के चंपारण गए। वहां नील किसानों पर अंग्रेजों का भयानक जुल्म था। हाँ, सुना है। वो उनके साथ खड़े हुए। फिर 1918 में गुजरात में किसानों के हक के लिए सत्याग्रह किया। यहीं से भारत में बड़े पैमाने पर सत्याग्रह का प्रयोग शुरू हुआ। सत्याग्रह मतलब? सत्य और अहिंसा। हाँ, सत्य और अहिंसा पर आधारित प्रतिरोध। और इसका मकसद सिर्फ अपनी मांग मनवाना नहीं था, बल्कि विरोधी का हृदय परिवर्तन करना, उसे सत्य का एहसास कराना था। अच्छा। और अहमदाबाद वाला मामला, 1918 में कपड़ा मिल मजदूरों के लिए उनका उपवास। जी हाँ, वो भारत में पहली बार था जब किसी विवाद को, खासकर औद्योगिक विवाद को, शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए
अहिंसा के हथियार यानी उपवास का इतना सफल प्रयोग हुआ। तो ये दिखाता है कि उनका तरीका सिर्फ राजनीतिक या किसानों के मुद्दों तक सीमित नहीं था। औद्योगिक विवादों में जहां मालिक और मजदूर आमने सामने होते हैं वहां भी कारगर हो सकता है। ये सिर्फ हक की लड़ाई नहीं थी, ये न्याय और मानवीय गरिमा की लड़ाई थी। तो किसान हो गए, मजदूर हो गए। शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया उन्होंने? गुजरात विद्यापीठ का जिक्र है स्रोत में। हाँ, 1920 में अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना। ये सिर्फ लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था का विरोध नहीं था, जिसे वो गुलाम बनाने वाली कहते थे। हाँ, वो मानते थे कि वो शिक्षा सिर्फ क्लर्क बनाती है। जी, गांधी जी का मानना था कि सच्ची शिक्षा सिर्फ दिमाग को नहीं बल्कि हाथ और दिल को भी प्रशिक्षित करती है, हुनर सिखाती है। अच्छा। तो गुजरात विद्यापीठ सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा का विकल्प नहीं था, ये चरित्र निर्माण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक जिम्मेदारी सिखाने का एक प्रयोग था। उच्च शिक्षा को भारतीय जड़ों और जरूरतों से जोड़ने की कोशिश। बिल्कुल, और इसकी प्रेरणा से देश में कई और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं खुली। मतलब शिक्षा को समाज से जोड़ना, उसे एक किताबी ज्ञान तक ही सीमित ना रखना। हाँ, और इसी सोच को फैलाने के लिए शायद पत्रकारिता का भी इस्तेमाल किया। नवजीवन और यंग इंडिया का जिक्र है 1919 से। जी हाँ, ये अखबार सिर्फ राजनीतिक खबरें नहीं छापते थे। गांधी जी इनके जरिए सामाजिक बुराइयों पर लिखते थे, अपने रचनात्मक कार्यक्रमों के बारे में बताते थे, लोगों को आत्मनिर्भरता, सामाजिक एकता के लिए प्रेरित करते थे। तो पत्रकारिता उनके लिए एक तरह से जनजागरण का जरिया थी। हाँ, और लोक शिक्षण का भी एक बहुत शक्तिशाली माध्यम। यहाँ एक पैटर्न दिखता है। जमीनी समस्या पहचानना, उसका अहिंसक समाधान खोजना और फिर शिक्षा और संवाद से लोगों को जोड़ना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। चलिए अब उनके आर्थिक चिंतन पर आते हैं। खादी और चरखा, ये क्या सिर्फ कपड़े या रोजगार की बात थी या इसके पीछे कोई गहरा दर्शन था? इसके पीछे एक बहुत गहरा दर्शन था। गांधी जी मानते थे कि सच्ची आजादी सिर्फ राजनीतिक नहीं हो सकती, सामाजिक और आर्थिक भी होनी चाहिए। बिल्कुल। अंग्रेजों ने भारत की जो आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उसे तोड़ दिया था। चरखा उसी टूटी हुई कड़ी को जोड़ने का एक प्रतीक था। अच्छा, एक प्रतीक। हाँ, वो महज एक मशीन नहीं थी, बल्कि करोड़ों बेरोजगार ग्रामीणों के लिए स्वाभिमान और आजीविका का साधन था। ये विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का विचार था। उत्पादन लोगों के हाथ में हो, बड़ी बड़ी मशीनों के नहीं। यानी चरखा एक तरह से आर्थिक स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा दोनों का प्रतीक बन गया। सही कहा। इसीलिए शायद उन्होंने देश में 20 लाख चरखों का लक्ष्य रखा होगा और 1921 में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया। जी, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार सिर्फ अंग्रेजी माल का विरोध नहीं था, ये अपने देश के लाखों बुनकरों, कारीगरों का जो काम छिन गया था उसे वापस दिलाने की लड़ाई भी थी। ये स्वदेशी की भावना थी। हाँ, अपने देश की चीजों को अपनाना, अपनी जड़ों की तरफ लौटना। और ये विचार इतना शक्तिशाली था कि जब गांधी जी 1922 से 24 तक जेल में थे, तब भी कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन को जारी रखा। रुका नहीं आंदोलन। बिल्कुल नहीं। और शायद इसी का नतीजा था 1925 में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना। सही कहा आपने। ये दिखाते हैं कि चरखा और खादी सिर्फ गांधी जी का निजी विचार नहीं रह गया था, बल्कि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका था। आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ साथ एक सामाजिक आंदोलन भी जो लोगों को एकजुट कर रहा था। तो आर्थिक आत्मनिर्भरता एक तरफ और दूसरी तरफ समाज को अंदर से मजबूत करना। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति का जिक्र है। हाँ, जिक्र है। गांधी जी ने इसका सामना कैसे किया? गांधी जी इस चाल को बहुत अच्छी तरह समझते थे। वो जानते थे कि अंग्रेज कैसे धर्म, जाति, भाषा के नाम पर भारतीयों को बांटकर अपना शासन चला रहे हैं। हाँ, ये तो उनकी पुरानी नीति थी। इसीलिए सामाजिक एकता उनके लिए सबसे जरूरी थी। खासकर हिंदू मुस्लिम एकता पर उन्होंने बहुत जोर दिया। सितंबर-अक्टूबर 1924 में दिल्ली में उन्होंने इसी एकता के लिए 21 दिनों का उपवास रखा था। 21 दिन का उपवास? जी, ये उनका तरीका था, खुद कष्ट सहकर दूसरों के दिलों को छूना, उन्हें जोड़ने की कोशिश करना। और इसी कड़ी में शायद 1930 का नमक सत्याग्रह और डांडी मार्च आता है। ये तो सिर्फ नमक पर टैक्स का विरोध नहीं था, इसका महत्व तो कहीं ज्यादा गहरा लगता है। बिल्कुल, नमक एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर इंसान को होती है, अमीर हो या गरीब। हाँ, रोजमर्रा की चीज। उस पर टैक्स लगाकर अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी पकड़ का, अपने अन्याय का एहसास कराया था। गांधी जी ने इसी रोजमर्रा की चीज को
अन्यायपूर्ण शासन के प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया। कमाल की सोच थी। 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक साबरमती से दांडी तक की वो जो पद यात्रा की, करीब 100 मील की, वो सिर्फ एक यात्रा नहीं थी। वो पूरे देश को जगाने का आह्वान था। बिल्कुल। दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाना कानून तोड़ने का एक अहिंसक लेकिन बेहद शक्तिशाली काम था। और जब गांधी जी गिरफ्तार हुए तब आंदोलन रुका तो नहीं होगा। उनकी गिरफ्तारी के बाद ये नमक सत्याग्रह पूरे देश में फैल गया। लाखों लोगों ने बिना डरे कानून तोड़ा, हड़तालें की, प्रदर्शन किए। लाठियां खाईं, जेल गए। हाँ, 1 लाख से ज्यादा लोग जेल गए। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और नमक कानून वापस लेना पड़ा। ये सत्याग्रह की नैतिक शक्ति का प्रमाण था। हाँ, कि कैसे अहिंसा बड़े से बड़े साम्राज्य को चुनौती दे सकती है। यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। सत्याग्रह का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक मांगों के लिए नहीं, बल्कि समाज की सदियों पुरानी बुराइयों को मिटाने के लिए भी हुआ। अस्पृश्यता का मुद्दा। हाँ, और ये गांधी जी के सामाजिक क्रांति के विचार का, आप कह सकते हैं, मर्म था। 20 सितंबर 1932 को उन्होंने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। जेल में? क्यों? कारण था अंग्रेज सरकार का कम्युनल अवार्ड। इसके तहत दलितों के लिए, जिन्हें गांधी जी हरिजन कहते थे, अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान था। अलग चुनाव। जी। गांधी जी को लगा कि इस समाज को स्थायी रूप से बांट देगा, ये अस्पृश्यता की समस्या को और जटिल कर देगा, उसे एक तरह से राजनीतिक मान्यता दे देगा। यानी अंग्रेजों की एक और फूट डालो चाल थी, जो दलितों को बाकी हिंदू समाज से हमेशा के लिए अलग कर देती। बिल्कुल। उनका मानना था कि अस्पृश्यता हिंदू समाज का एक अंदरूनी मसला है, एक पाप है, और इसे समाज सुधार के जरिए ही मिटाया जाना चाहिए, न कि राजनीतिक बंटवारे से। उनके अनशन का असर हुआ? बहुत गहरा असर हुआ। आखिरकार पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलितों के लिए संयुक्त निर्वाचन मंडल में ही आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई। जब सरकार ने यह मान लिया, तब 26 सितंबर को उन्होंने अनशन तोड़ा। और इसके तुरंत बाद क्या अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन ने जोर पकड़ा? हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। जी। 30 सितंबर 1932 को बंबई में पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक बड़ी सभा हुई। वहीं अखिल भारतीय स्तर पर अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन चलाने का फैसला हुआ और हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जो आज भी काम कर रहा है। हाँ, आज भी कार्यरत है। और गांधी जी ने 1933 में हरिजन साप्ताहिक पत्रिका भी शुरू की। इसमें वो अस्पृश्यता के खिलाफ लिखते थे, लोगों की सोच बदलने की कोशिश करते थे। स्रोत में साबरमती आश्रम को लेकर भी एक जिक्र है, जुलाई 1933 के आसपास का। उन्होंने आश्रम को भंग करके उसे हरिजन कार्य के लिए समर्पित कर दिया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम था। उन्होंने अपना बनाया हुआ आश्रम ही मानो अस्पृश्यता निवारण के यज्ञ में समर्पित कर दिया और उसका प्रबंधन हरिजन सेवक संघ को सौंप दिया। जी। फिर अगस्त 1933 के आसपास जब उनके हरिजन दौरे पर कुछ पाबंदियां लगाई गई, तो उन्होंने फिर अनशन किया। करीब 28 दिन बाद बिना शर्त रिहा हुए। इसके बाद उनकी वो देशव्यापी हरिजन यात्रा हुई। हाँ, एक जबरदस्त यात्रा थी। हजारों मील की यात्रा की, लाखों लोगों से मिले, उन्हें समझाया कि अस्पृश्यता एक पाप है, एक सामाजिक कलंक है। चंदा भी इकट्ठा किया था। हाँ, करीब 8 लाख रुपए उस जमाने में इकट्ठा हुए हरिजन फंड के लिए। ये यात्रा जनवरी 1934 में बिहार में आए भयानक भूकंप के कारण रोकनी पड़ी। और गांधी जी फिर पीड़ितों की सेवा में लग गए। हाँ, अपना सारा ध्यान छोड़कर करीब 1 महीने तक वो बिहार में भूकंप पीड़ितों की सेवा में लगे रहे। ये दिखाता है कि उनके लिए सामाजिक सेवा कितनी अहम थी। बिल्कुल। और शायद इसी पृष्ठभूमि में हमें उनके उस बड़े फैसले को देखना चाहिए, सक्रिय राजनीति से हटने का। स्रोत में वर्ष 1937 लिखा, पर मुझे लगता है ये 1934 की घटना है। हाँ, कालक्रम देखें तो 17 सितंबर 1934 ज्यादा सही लगता है। गांधी जी को यह महसूस हो रहा था कि राजनीतिक दांवपेच और कांग्रेस की जो अंदरूनी खींचतान थी, हाँ, उसमें उलझने के कारण वो अपने रचनात्मक सामाजिक कामों पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जितना वो देना चाहते हैं। उन्हें लगा कि भारत की सच्ची आजादी सिर्फ अंग्रेजों के जाने से नहीं आएगी, बल्कि गांव-गांव में सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने से आएगी। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा फैसला रहा होगा। क्या स्रोत बताता है कि उस वक्त उनके मन में क्या चल रहा था? क्या उन्हें ऐसा लगा कि राजनीतिक आजादी बिना सामाजिक सुधार के अधूरी है, या शायद बेमानी भी? हाँ, बिल्कुल यही सोच थी। उन्होंने महसूस किया कि जब तक समाज अंदर से टूटा हुआ है, छुआछूत जैसी बुराइयां हैं, सांप्रदायिक तनाव है, गांव गरीब और दूसरों पर निर्भर हैं, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं।
इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो अपना सारा समय और ऊर्जा इन्हीं जमीनी कामों में लगाएंगे। जी और उन्होंने 5 मुख्य सामाजिक लक्ष्य तय किए थे। हाँ, पहला अस्पृश्यता का पूरी तरह उन्मूलन, दूसरा नशाबंदी लागू करना, तीसरा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना, चौथा, खादी और ग्रामोद्योगों के जरिए स्वदेशी को बढ़ावा देना। और पांचवा भारत के 7 लाख गांवों का नव निर्माण करना, उनका संगठन करना। ये उनके जीवन का मिशन बन गए थे। हालांकि जैसा स्रोत में भी जिक्र है, देश के हालात ऐसे बने कि बाद में उन्हें फिर से राजनीतिक मामलों में सक्रिय होना पड़ा। हाँ, वो पूरी तरह कट नहीं पाए, लेकिन उन्होंने करीब 5 साल पूरी तरह इन्हीं सामाजिक सरोकारों को समर्पित कर दिए। इस दौरान क्या महत्वपूर्ण काम हुए? इस दौरान उन्होंने सामाजिक कार्यों की नींव और मजबूत की। 26 अक्टूबर 1934 को अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ का उद्घाटन किया। ये आज के खादी और ग्रामोद्योग आयोग जैसा कुछ था? हाँ, उसी का पूर्व रूप कह सकती हैं। इसका मकसद था गांव में स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करना, ताकि लोग शहरों पर निर्भर न रहें। और फिर अप्रैल 1936 में उनका वर्धा के पास सेवाग्राम जाना? जी, सेवाग्राम उनके जीवन के अंतिम वर्षों में उनके सामाजिक प्रयोगों और चिंतन का केंद्र बन गया। वो सिर्फ एक आश्रम नहीं था, बल्कि भारत के नवनिर्माण की एक प्रयोगशाला जैसा था। प्रयोगशाला? हाँ, जहाँ नए नए विचार आजमाए जाते थे। देश विदेश से लोग वहाँ आते थे, उनसे सीखते थे, प्रेरणा लेते थे। सेवाग्राम एक तरह से उनके सामाजिक कार्यों की राजधानी बन गया था। शिक्षा पर उनका काम भी जारी रहा? 1937 में वर्धा में शिक्षा सम्मेलन हुआ था। जी, वहां उन्होंने नई तालीम या बुनियादी शिक्षा की अवधारणा पेश की। इसमें शिक्षा को हाथ के काम या किसी दस्तकारी से जोड़ने पर जोर था, ताकि बच्चे आत्मनिर्भर बने। हाँ, और श्रम का सम्मान करना सीखें। और फिर 1941 में उन्होंने गौ रक्षा और गायों की नस्ल सुधार के लिए गौ सेवा संघ की स्थापना भी की। ये सारी बातें दिखाती हैं कि गांधी जी का नजरिया कितना व्यापक था, कितना समग्र। वो सिर्फ राजनीतिक आजादी के नेता नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसे समाज सुधारक थे जो व्यक्ति के चरित्र से लेकर गांव की अर्थव्यवस्था तक समाज के हर पहलू को बदलना चाहते थे। उनकी सामाजिक क्रांति सिर्फ बाहरी ढांचा बदलने तक सीमित नहीं थी। नहीं, वो इंसान के अंदर बदलाव लाना चाहती थी, उसे नैतिक रूप से मजबूत बनाना, आत्मनिर्भर बनाना और दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाना। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, वो ये हैं कि गांधी जी ने सामाजिक कार्य को एक नया आधार दिया, धर्मनिरपेक्ष लेकिन आध्यात्मिक। हाँ, उन्होंने किसानों, मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी, शिक्षा को स्वदेशी और व्यवहारिक बनाया, खादी चरखे से आर्थिक स्वावलंबन का रास्ता दिखाया, और सबसे बढ़कर हिंदू मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे कामों से समाज को अंदर से जोड़ने की एक अथक लगातार कोशिश की। उनका पूरा जीवन ही एक संदेश था। बिल्कुल, कि सच्चा स्वराज तभी आएगा जब राजनीतिक आजादी के साथ साथ सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और नैतिक उत्थान भी होगा। ये वाकई गांधी जी के सामाजिक आयाम की एक बहुत ही गहरी पड़ताल रही। अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। गांधी जी ने एक समय सक्रिय राजनीति से हटकर पूरी तरह जमीनी सामाजिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया था। आज के दौर में जब समाज में बदलाव लाने की बात होती है, तो राजनीति और जमीनी स्तर पर होने वाले सामाजिक कार्य, इनके बीच कैसा संतुलन होना चाहिए? क्या गांधी जी का वो कदम और उसके पीछे की जो सोच थी, वो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है? हाँ, इस पर विचार जरूर किया जा सकता है। जी। तो हमारा इरादा है इन स्रोतों से गांधी जी के सामाजिक दर्शन की जो बारीकियां हैं उनको समझना, उनके रचनात्मक कामों के पीछे क्या सोच थी और उनके जीवन के आखिरी वो जो बेहद मुश्किल साल थे उनके संघर्षों को जानना। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इस विषय की गहराई में उतरना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस दस्तावेज से जिसे गांधी जी के सामाजिक आर्थिक विचारों का कह सकते हैं सार कहा गया है। ये रचनात्मक कार्यक्रम आखिर था क्या? मतलब सिर्फ कुछ कल्याणकारी योजनाओं का लिस्ट थी या कुछ और भी था इसमें? हाँ, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रचनात्मक कार्यक्रम सिर्फ एक लिस्ट आप कह सकती हैं नहीं था। हाँ, 1941 में इसे संहिताबद्ध जरूर किया गया था और उसमें जैसे आपने कहा अस्पृश्यता मिटाना, नशाबंदी, खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना, आदिवासियों का कल्याण, गौ रक्षा, ऐसे कई काम शामिल थे। लेकिन इसकी जड़ें वो बहुत गहरी थीं।
अच्छा, हाँ, गांधी जी ने इसे अहिंसक साधनों से सत्य पर आधारित पूर्ण स्वराज हासिल करने का तरीका बताया था। मतलब ये सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की मांग भर नहीं थी, ये तो ज़मीनी स्तर पर एक आत्मनिर्भर, एक न्यायपूर्ण और कह सकते हैं नैतिक समाज बनाने की कोशिश थी। तो ये जो 19 सूत्री कार्यक्रम था, ये एक तरह से एक वैकल्पिक भारत का नक्शा था, जिसे आज भी सामाजिक आर्थिक विकास के नज़रिए से काफ़ी अहम माना जाता है। इसका असली मर्म था स्वराज बाहर से आएगा नहीं, उसे भीतर से मतलब अंदर से बनाना होगा। समझी। यानी स्वराज सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति नहीं, बल्कि समाज की अपनी जो बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, उनसे भी मुक्ति। बिल्कुल सही। और इस निर्माण में फिर महिलाओं और बच्चों की भूमिका पर भी खास ध्यान दिया गया होगा। बिल्कुल, और इसका एक बहुत सशक्त उदाहरण हमें मिलता है 1942 के दौर में। जी। भारत छोड़ो आंदोलन उस वक्त जोरों पर था, राजनीतिक माहौल बहुत गर्म था, लेकिन इसी बीच आप देखें तो सामाजिक मोर्चे पर कस्तूरबा गांधी का काम लगातार चल रहा था। वो सिर्फ गांधी जी की पत्नी नहीं थी, पिछले 50 सालों से उनके हर सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष की वो साथी थी, अपने आप में एक संस्था थी वो। हाँ, ये तो है। और ये बेहद दुखद था कि 22 फरवरी 1944 को पुणे के आगा खान पैलेस में, मतलब कैद के दौरान ही उनका निधन हो गया। ओह, लेकिन यहां देखिए कि राष्ट्र ने कैसे प्रतिक्रिया दी। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हुए और फिर कस्तूरबा स्मारक न्यास बना। 1 करोड़ रुपए उस जमाने में? हाँ, बहुत बड़ी रकम थी। और इसी न्यास ने फिर मध्य प्रदेश में इंदौर के पास कस्तूरबा ग्राम बसाया। अरे वाह, ये तो कमाल है। जी, मतलब एक व्यक्तिगत त्रासदी को कैसे सामाजिक कल्याण के एक स्थायी संस्थान में बदल दिया गया, और आज भी वो गांव ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के लिए काम कर रहा है। हाँ, और ये दिखाता है कि रचनात्मक कार्य सिर्फ विचार नहीं थे, उनको जमीन पर उतारा जा रहा था। इसी तरह आप देखें 1945 में गांधी जी ने बंगाल के शांति निकेतन में ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए CF एंड्रयू के नाम पर अस्पताल शुरू करवाया। शांति निकेतन में? जी, ये उनके समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण का हिस्सा था, जहां सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं बल्कि लोगों के जीवन स्तर को सुधारने पर जोर था। फिर 1946 में उनकी दक्षिण भारत यात्रा को देखिए। उसके 2 बड़े मकसद थे, एक तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने की वकालत करना, और दूसरा अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई को और तेज करना। अच्छा, ये दोनों साथ साथ? हाँ, ये दोनों काम ऊपर से शायद अलग लग सकते हैं, लेकिन गांधी जी के लिए ये भारत को एक सूत्र में पिरोने और सामाजिक समानता लाने के उनके जो बड़े लक्ष्य थे, उसी का हिस्सा थे। और इसी सामाजिक पुनर्गठन के नजरिए से जैसे जैसे आजादी नजदीक आई, गांधी जी ने एक और बड़ी चुनौती पर ध्यान दिया, जो आर्थिक और नैतिक मतलब दोनों तरह से काफी जटिल थी, नशाबंदी। हाँ, ये मुद्दा तो आज भी सरकारों के लिए सिर दर्द है, राजस्व का बड़ा सवाल जो ठहरा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और गांधी जी इस जटिलता को समझते थे। उन्होंने अंतरिम सरकार में शामिल होने वाले अपने साथियों और मंत्रियों से साफ साफ कहा था कि भाई, शराब और दूसरी नशीली चीजों से मिलने वाले राजस्व का मोह छोड़ना होगा। उनका तर्क सीधा था, ऐसा पैसा समाज की नैतिक और शारीरिक सेहत की कीमत पर आता है। सही बात है। लेकिन वो सिर्फ विरोध नहीं कर रहे थे, उन्होंने व्यवहारिक सुझाव भी दिए थे। अच्छा, क्या सुझाव थे? पहली बात तो ये कि नशाबंदी लागू करने के लिए सख्त कानून बने। दूसरी, सिर्फ कानून से बात नहीं बनेगी, लोगों को नशे के नुकसान के बारे में लगातार शिक्षित करना होगा, मतलब एक सामाजिक आंदोलन बनाना होगा। ये तो जरूरी है। और तीसरा सुझाव तो काफी अनूठा था। कौन सा? उन्होंने कहा कि शराब की दुकानों पर शराब के अलावा किताबें, अखबार, खेल का सामान वगैरह बेचने को कहा जाए। क्या? किताबें शराब की दुकान पर? ये तो बिल्कुल ही अलग सोच थी। क्या ये कभी लागू हो पाया? देखिए, लागू होने की बात तो दूर है, ये विचार ही अपने आप में गांधी जी की वो जो रचनात्मक सोच है ना। हाँ, वो तो है। मकसद ये था कि जो व्यक्ति दुकान पर जाए उसे सिर्फ शराब ही ना दिखे, बल्कि कुछ सकारात्मक विकल्प भी मिले। ये एक तरह से माहौल बदलने की कोशिश थी, ध्यान भटकाने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका कह सकते हैं। ये दिखाता है कि वो समस्या की जड़ तक जाकर समाधान ढूंढते थे। सच में अद्भुत। और चौथी बात कि अगर नशीली चीजों की बिक्री से कोई राजस्व आता भी है, शायद पूरी तरह बंद होने से पहले, तो उसे पूरी तरह नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और बच्चों के कल्याण पर ही खर्च किया जाए। अच्छा, यानी समस्या से कमाए पैसे को समस्या के समाधान पर ही लगाना। वाह, मतलब सिर्फ ना नहीं कहना, बल्कि एक पूरा वैकल्पिक ढांचा पेश करना कि कैसे लागू हो, कैसे लोगों को जागरूक करें, और अगर पैसा आए भी तो उसका सही इस्तेमाल कैसे हो। ये वाकई एक समग्र दृष्टिकोण है। जी बिल्कुल। लेकिन फिर आया 1946 और उसके बाद का वो भयानक दौर। स्वतंत्रता दरवाजे पर थी,
पर साथ ही देश बंटवारे की आग में जल रहा था। स्रोत बताते हैं कि ये गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत की शायद सबसे कठिन परीक्षा थी। ये सचमुच अग्नि परीक्षा ही थी। आप सोचिए, दशकों से जिस अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उसे अपने ही लोगों के बीच खत्म होते देखना उनके लिए कितना पीड़ादायक रहा होगा। हाँ, अंग्रेजी राज की वो जो बांटो और राज करो की नीति थी, उसके जहरीले बीज अब भयानक फसल दे रहे थे। कलकत्ता, नोआखली जो अब बांग्लादेश में है, बिहार, दिल्ली, मतलब चारों तरफ हिंदू मुस्लिम दंगों की आग भड़क उठी थी। बहुत बुरा समय था वो। ऐसे में जहां बाकी नेता आजादी के इंतजामों में लगे थे, 77 साल के गांधी उन दंगाग्रस्त इलाकों में शांति कायम करने निकल पड़े। अब कल्पना कीजिए, आजादी का जश्न मनाने की बजाय वो उन गांव और शहरों की खाक छान रहे थे जहां इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी थी। ये सोचना भी मुश्किल है। दशकों के संघर्ष का फल मिलने वाला था और वो फल इतना रक्त रंजित था। उन्होंने ये सब कैसे किया होगा? क्या था उनके पास? ना सेना, ना पुलिस। उनके पास था उनका आत्मबल, उनका सत्य और अहिंसा पर वो जो अटूट विश्वास था। 1946 का लगभग पूरा साल उन्होंने इन्हीं शांति यात्राओं में बिताया। वो दंगा पीड़ितों से मिलते, दोनों समुदायों के नेताओं से बात करते, सभाएं करते। कई बार तो ऐसा हुआ कि गुस्साई भीड़ ने उन्हें घेर लिया। उनकी जान को खतरा था, लेकिन वो डटे रहे। ओह, उन्होंने उपवास रखे, जिन्हें वो आत्मशुद्धि और शांति की अपील का जरिया मानते थे। ये कोई राजनीतिक स्टंट नहीं था, ये उनकी आत्मा की आवाज थी। लेकिन क्या सिर्फ अपीलें और उपवास इतनी भयानक हिंसा को रोक सकती थीं? क्या वाकई जमीन पर इसका असर दिखा? इतनी बड़ी नफरत के सामने एक अकेले बूढ़े व्यक्ति की क्या बिसात थी? असर हुआ, और बहुत गहरा असर हुआ, खासकर बंगाल में, जहां स्थिति बहुत विस्फोटक थी। अंततः उनका सत्याग्रह, उनकी वो जो नैतिक शक्ति थी, वो दंगे की आग बुझाने में कामयाब रही। इसी कामयाबी को देखकर लंदन टाइम्स के एक पत्रकार ने इसे चमत्कार कहा था। चमत्कार? हाँ, और इसकी तुलना अक्सर पंजाब से की जाती है, जहां हालात और भी ज्यादा खराब थे। स्रोत बताते हैं कि पंजाब में दंगों को काबू करने के लिए 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात थे। फिर भी हिंसा रुकी नहीं। बाप रे। जबकि बंगाल में गांधी जी की मौजूदगी ने फर्क पैदा किया। और लॉर्ड माउंटबैटन का वो मशहूर कथन भी तो इसी संदर्भ में है ना? हाँ, बिल्कुल। भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन, जो खुद एक सैन्य पृष्ठभूमि से थे, उन्होंने कहा था, पंजाब में 55,000 सैनिक दंगों को नहीं रोक पाए, लेकिन बंगाल में हमारी एक व्यक्ति की सेना, 1 मैन बाउंड्री फोर्स, ने शांति कायम कर दी। 1 मैन बाउंड्री फोर्स। जी, ये किसी अतिशोक्ति से ज्यादा गांधी जी के नैतिक प्रभाव की स्वीकृति थी। ये दिखाता है कि सच्ची अहिंसा में कितनी ताकत हो सकती है, जो हथियारबंद सेना भी नहीं कर पाती। ये सामाजिक कार्रवाई का एक बेमिसाल उदाहरण है। लेकिन विडंबना देखिए, जो व्यक्ति नफरत की आग बुझाने में लगा था, वही नफरत का शिकार बन गया। स्रोत बताते हैं कि उनके शांति प्रयासों ने कुछ कट्टरपंथी तत्वों को और भड़का दिया। दुर्भाग्यवश यही हुआ। इतिहास में अक्सर ऐसा होता है कि शांति दूत ही निशाना बन जाते हैं। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े प्रतीक थे, और यही बात कुछ कट्टरपंथी समूहों को बर्दाश्त नहीं थी। उन पर पहले भी हमले हुए थे, जिनका जिक्र स्रोत में है। हाँ, पहला हमला आजादी से भी पहले हुआ था। 22 जून 1946 को वो ट्रेन से पुणे जा रहे थे और उनकी ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की गई। किस्मत से वो बच गए। ओ माय गॉड, ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश? जी हाँ। और दूसरा हमला आजादी मिलने के बाद हुआ, दिल्ली में। दिल्ली में कब? 20 जनवरी 1948 को दिल्ली में उनकी प्रार्थना सभा में। उनकी प्रार्थना सभाएं, आप जानती हैं, सर्वधर्म संभाव का प्रतीक थीं। जी हाँ। जहां सभी धर्मों की प्रार्थनाएं होती थीं, वहीं पर बम फेंका गया, उनकी हत्या करने के इरादे से। इस बार भी वो सुरक्षित रहे। 2 बार हमले हुए, पर ये हमले शायद एक चेतावनी थे, जिसका अंत दुखद हुआ। बिल्कुल। अंततः सिर्फ 10 दिन बाद 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला हाउस में शाम की प्रार्थना सभा के लिए जाते समय, जैसा कि स्रोत स्पष्ट करते हैं, नाथुराम गोडसे नामक एक कट्टर हिंदूवादी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये न सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या थी, बल्कि उस विचार की हत्या की कोशिश थी जो भारत को जोड़ना चाहता था। गांधी युग का, उनके सामाजिक सपनों का एक बेहद त्रासद अंत। तो आज की इस पड़ताल से ये बात और साफ होती है कि गांधी जी सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे,
उनका रचनात्मक कार्यक्रम समाज को जड़ से बदलने का एक व्यवहारिक रोड मैप था, जिसमें छुआछूत मिटाने से लेकर गांव को आत्मनिर्भर बनाने, नशे से लड़ने और महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने तक, मतलब सब कुछ शामिल था। जी। हमने देखा कि कैसे कस्तूरबा गांधी का योगदान सिर्फ सहयोग तक सीमित नहीं था और कैसे उनकी याद में बना ट्रस्ट आज भी काम कर रहा है। हमने शांति निकेतन में स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना और दक्षिण भारत में उनके भाषा और समानता के अभियानों को भी छुआ, और नशाबंदी पर उनके वो अनूठे सुझाव वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, शायद सबसे जरूरी बात जो उभर कर आई वो है विभाजन के उस भयानक दौर में उनका अकेला और निडर खड़ा होना। वो उनके सिद्धांतों की असली कसौटी थी। जब चारों तरफ हिंसा और नफरत थी, तब भी वो अहिंसा और प्रेम की बात करते रहे, और उसका असर भी दिखाया। माउंटबेटन की टिप्पणी सिर्फ प्रशंसा नहीं, बल्कि उस दौर की हकीकत का बयान थी। हाँ, ये उनके जीवन का सबसे मुश्किल पर शायद सबसे महान अध्याय था। उनकी हत्या ने बेशक उनके शरीर को खत्म कर दिया, पर क्या उनके विचार, खासकर ये रचनात्मक कार्यक्रम, समाज को धीरे धीरे जमीन से बदलने का विचार, आज भी उतनी ही प्रासंगिक नहीं है? निश्चित रूप से। और जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, गांधी जी के इन सामाजिक कामों का आज के संदर्भ में फिर से मूल्यांकन जरूरी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज हमारे समाज में जो चुनौतियां हैं, चाहे वो गहरी होती सामाजिक खाई हो, आर्थिक असमानता हो, नशे की लत हो, या फिर रह रहकर सुलगने वाली सांप्रदायिक तनाव की चिंगारियां, क्या गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम के किसी पहलू में हमें कोई रास्ता दिख सकता है? क्या उनके सुझाए तरीके, समुदाय बनाना, आत्मनिर्भरता, स्थानीय समाधान, नैतिक बल आज भी उतने ही कारगर हो सकते हैं? ये सवाल आज भी उतना ही जिंदा है, जिस पर हमें विचार करना चाहिए। जी। लेकिन उनका जो सामाजिक कार्य था, जो लगभग 50 साल तक फैला रहा, वो अपने आप में बहुत गहरा और अनूठा था। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और हमारे पास जो दस्तावेज और विश्लेषण है, वो गांधी जी के सामाजिक कार्यों की उन खासियतों पर रोशनी डालते हैं जिन्होंने भारत में, आप कह सकते हैं, सामाजिक बदलाव की दिशा ही बदल दी। हमारा मकसद आज सिर्फ उनके कामों की एक लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि उनके पीछे की सोच, उनके तरीकों की नवीनता और उनके असर की गहराई को समझना है। सही कहा। तो आज हम उनके नजरिए की मौलिकता, उनके काम करने के अनोखे ढंग, लोगों और संस्थाओं को जोड़ने की उनकी काबिलियत, और कैसे उन्होंने अपने विचारों को सिर्फ कहा नहीं बल्कि शोध और लेखन के जरिए फैलाया भी, इन सब पहलुओं को टटोलेंगे। जी, चलिए तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहली बात जो इन स्रोतों से साफ उभर कर आती है, वो ये है कि गांधी जी शायद पहले ऐसे भारतीय विचारक थे जिन्होंने भारतीय समाज के लिए पश्चिम की नकल से हटकर एक पूरी तरह अपना, यानी स्वदेशी मॉडल पेश किया। हाँ, ये एक बहुत ही बुनियादी और मैं कहूँगा क्रांतिकारी बात थी उस समय। उस दौर में जब पश्चिमी सोच और तौर तरीकों का बोलबाला था, गांधी जी ने कहा कि नहीं, भारत को अपनी समस्याओं का हल अपनी मिट्टी में, अपनी जड़ों में खोजना होगा। अच्छा। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक आजादी का नक्शा नहीं खींचा, बल्कि समाज का पूरा ढांचा कैसा हो, राजकाज कैसे चले, गांव का जीवन कैसा हो, सुरक्षा, सेहत, साफ सफाई, तालीम, रोजगार, हर पहलू पर। हाँ, हर पहलू पर। यहां तक कि जो वर्ग हाशिए पर है, उनका विकास कैसे हो, इन सब पर मौलिक और पूरी तरह भारतीय संदर्भ में विचार दिए। और ये सिर्फ व्यवस्था की बात नहीं थी, है ना? मतलब उन्होंने समाज में जो बुराइयां घर कर चुकी थी, बिल्कुल, जैसे छुआछूत, नशे की लत, गरीबी, सांप्रदायिक झगड़े, हाँ, इन सब पर भी खुलकर अपनी राय रखी और उनके खिलाफ जबरदस्त काम किया। मतलब सोच कितनी फैली हुई थी। सही। हाँ, और इस स्वदेशी मॉडल का असली मतलब समझना जरूरी है। ये सिर्फ विदेशी चीजों का बहिष्कार नहीं था। नहीं, ये एक गहरी सोच थी कि भारतीय समाज के मूल्य, उसकी जरूरतें, उसकी आत्मा जो है वो पश्चिम से अलग है। इसलिए भारत का विकास पश्चिम की अंधी नकल करके नहीं हो सकता। और ये गांधी जी की स्वराज की जो बड़ी अवधारणा थी उससे जोड़ा था। हाँ, स्वराज यानी सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं, बल्कि अपने ऊपर अपना राज, अपनी व्यवस्था, अपने मूल्यों पर आधारित समाज। ये एक तरह से यूं कहें तो सांस्कृतिक और वैचारिक आत्मनिर्भरता का आह्वान था। अच्छा, तो ये तो हुई उनके नज़रिए की बात। लेकिन जो बात गांधी जी को शायद और भी खास बनाती है और जिसका जिक्र इन स्रोतों में बार बार आता है, वो है उनका अपने विचारों को अमल में लाना। हाँ, बिल्कुल। वो सिर्फ सोचने वाले या लिखने वाले विचारक नहीं थे। उनकी कथनी और करनी में
कमाल का तालमेल था। बिल्कुल, ये उनके प्रभाव का एक बहुत बड़ा राज है शायद। उन्होंने जो कहा उसे पहले खुद जीकर दिखाया। स्रोत उनके 19 सूत्रीय रचनात्मक कार्यक्रम का जिक्र करते हैं, जो इस बात का जीता जागता सबूत है। हाँ, रचनात्मक कार्यक्रम। हाँ, इसमें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं थी, बल्कि ठोस काम थे, जैसे खादी बनाना और पहनना, गांव की सफाई करना, अस्पृश्यता मिटाना, बुनियादी तालीम देना, सांप्रदायिक एकता कायम करना, ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देना। छोटे छोटे लेकिन जमीनी काम। हाँ, ये सारे काम उनके स्वदेशी समाज के सपने को जमीन पर उतारने की एक कोशिश थे। और जब लोग देखते थे कि इतना बड़ा नेता वो खुद चरखा चला रहा है, सफाई कर रहा है, दलित बस्तियों में जा रहा है, तो उसका असर क्या पड़ता होगा लोगों पर? अरे, असर जबरदस्त होता था। इससे उनके शब्दों में वजन आता था, उनकी बात में विश्वसनीयता बढ़ती थी। हाँ, लोगों को लगता था कि भाई ये नेता सिर्फ भाषण नहीं दे रहा, बल्कि हमारे दुख दर्द को समझता है और उसे दूर करने के लिए खुद मेहनत कर रहा है। तो वो सिर्फ सिद्धांत नहीं रह गया, वो एक जीता जागता आंदोलन बन गया, जिसने लाखों लोगों को सीधे तौर पर जोड़ा। उनकी ये व्यावहारिकता, इसने उनके विचारों को कागज से निकालकर लोगों के दिलों और जिंदगी में उतार दिया, और ये विश्वसनीयता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी, मुझे लगता है। हाँ, और शायद यही विश्वसनीयता उनके विरोध के तरीकों को भी ताकत देती थी। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है जब हम उनके तरीकों पर आते हैं। स्रोत बताते हैं कि अनशन, पदयात्रा, बहिष्कार जैसी चीजें ये भारत में कोई नई नहीं थीं, पहले भी लोग इन्हें इस्तेमाल करते थे। सही कहा, ये तरीके हमारी परंपरा में थे। अक्सर लोग इन्हें अपनी धार्मिक मांगों के लिए या स्थानीय झगड़ों के लिए इस्तेमाल करते थे। हाँ, लेकिन गांधी जी की असली प्रतिभा ये थी कि उन्होंने इन जानी पहचानी, अक्सर छोटे पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली प्रथाओं को उठाया और उन्हें राष्ट्रीय स्तर के धर्मनिरपेक्ष जन आंदोलन का एक शक्तिशाली हथियार बना दिया। अरे वाह! उन्होंने इसका पैमाना और मकसद ही बदल दिया। जैसे दांडी यात्रा, वो थी तो एक पद यात्रा ही, लेकिन उसका असर कितना बड़ा हुआ। बिल्कुल, दांडी यात्रा सिर्फ नमक कानून तोड़ने का जरिया नहीं थी, वो अंग्रेजी राज के अन्याय के खिलाफ पूरे देश को जगाने का एक प्रतीक बन गई। सही। इसी तरह असहयोग या बहिष्कार, ये पहले भी होते थे, छुटपुट तरीके से, लेकिन गांधी जी ने इसे ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाने वाला एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने इन पारंपरिक औजारों को एक नई धार दी, उन्हें बड़े सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्यों से जोड़ दिया। अच्छा। स्रोत ये भी बताते हैं कि असहयोग का विचार कुछ हद तक पश्चिमी विचारक हेनरी डेविड थोरो से प्रेरित था। हाँ, कुछ हद तक। लेकिन सत्याग्रह तो पूरी तरह उनकी अपनी खोज थी। ये असहयोग से अलग कैसे था और इसे इतना अनोखा क्यों माना जाता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है और इसे समझना जरूरी है। असहयोग, जैसा नाम से ही जाहिर है, अन्यायपूर्ण व्यवस्था या कानून के साथ सहयोग न करना है, एक तरह का निष्क्रिय प्रतिरोध कह सकते हैं। थोरों का सिविल डिसोबीडियंस भी मोटे तौर पर इसी दायरे में आता है। लेकिन सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, ये इससे कहीं ज्यादा गहरी और सक्रिय चीज थी। अच्छा, कैसे? ये सिर्फ अन्याय का विरोध करना नहीं था, बल्कि सत्य और अहिंसा पर टिके रहकर, कष्ट सहकर भी विरोधी के मन को बदलने की कोशिश करना था। गांधी जी इसे सोल फोर्स या आत्मबल का प्रयोग कहते थे। मतलब ये सिर्फ बाहरी बदलाव की लड़ाई नहीं, बल्कि अंदरूनी बदलाव, यहाँ तक कि दुश्मन के दिल को बदलने की भी कोशिश थी। हाँ, बिल्कुल, यही इसकी खासियत थी। सत्याग्रही सिर्फ अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ता, वो नफरत या हिंसा का जवाब भी प्यार और अहिंसा से देने की कोशिश करता है। कमाल है। उसका लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि सत्य की स्थापना करना है, जिसमें विरोधी की हार नहीं, बल्कि उसका रूपांतरण शामिल हो। ये सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति नहीं थी, ये एक नैतिक और आध्यात्मिक दर्शन भी था। इसीलिए समाजशास्त्री भी इसे आज तक एक अनूठी और क्रांतिकारी अवधारणा मानते हैं। जनता को संगठित करने और बदलाव लाने का ऐसा अहिंसक तरीका शायद ही पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर देखा गया हो। तो उन्होंने जाने पहचाने तरीकों को नया रूप दिया और सत्याग्रह जैसा बिल्कुल नया हथियार भी गढ़ा। कमाल की रणनीति थी ये तो। जी। अब एक और जरूरी बात पर आते हैं। स्रोत बताते हैं कि गांधी जी ने शुरुआत तो एक समाज सुधारक की तरह की, जैसे उस जमाने में और भी लोग कर रहे थे, लेकिन वो वहीं रुके नहीं। उनका लक्ष्य इससे कहीं बड़ा था। हाँ, ये समझना जरूरी है। उस दौर में कई महान समाज सुधारक थे जो विधवा विवाह, बाल विवाह विरोध, स्त्री शिक्षा जैसी अलग अलग बुराइयों पर काम कर रहे थे। और गांधी जी ने भी ये सब किया, बेशक। हाँ, लेकिन उनकी नजर सिर्फ इन अलग अलग समस्याओं पर पैबंद लगाने तक सीमित नहीं थी। स्रोत साफ कहते हैं कि उनका मकसद एक बुरे तरीके से चल रहे,
विकृत व टूटे समाज का पुनर्निर्माण व नए समाज की रचना करना था। पुनर्निर्माण और नई रचना, इसका मतलब क्या हुआ? ये सिर्फ सुधार से आगे कैसे था? क्या वो मतलब मौजूदा ढांचे को ही बदलना चाहते थे? बिल्कुल। सुधारक अक्सर मौजूदा व्यवस्था के भीतर रहकर कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। गांधी जी देख रहे थे कि समस्याएं अलग अलग नहीं हैं, बल्कि वो एक गहरी बीमारी के लक्षण हैं। अच्छा। वो बीमारी थी समाज में फैली असमानता, अन्याय, हिंसा और नैतिक मूल्यों का पतन। इसलिए वो सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं करना चाहते थे, वो पूरी व्यवस्था को ही बदलना चाहते थे। पूरी व्यवस्था को? हाँ, वो एक ऐसा नया समाज बनाना चाहते थे जो सत्य, अहिंसा, बराबरी और सर्वोदय यानी सबके उदय, खासकर सबसे कमजोर के उदय के सिद्धांतों पर टिका हो। ये एक बहुत रैडिकल, एक क्रांतिकारी सपना था, सिर्फ सुधारवादी नहीं। इतना बड़ा सपना पूरे समाज को बदलने का, इसे जमीन पर उतारने के लिए तो भाई लोग चाहिए, संगठन चाहिए। क्या गांधी जी ने इस दशा में भी कुछ किया? यकीनन ये उनकी एक और बड़ी देन है। उन्होंने सिर्फ विचार नहीं दिए, बल्कि उन विचारों को आगे ले जाने वाले लोगों की एक तरह से फौज खड़ी की। सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्हें बाद में गांधीवादी या सर्वोदय कार्यकर्ता कहा गया। हाँ, सुना है। ये लोग पूरे देश में फैले थे और उनके रचनात्मक कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर लागू कर रहे थे। उन्होंने कई संस्थाओं की नींव भी रखी या उन्हें प्रेरित किया, जो आज भी काम कर रही हैं। और ये कार्यकर्ता सिर्फ मतलब वक्ती तौर पर नहीं जुड़े थे, है ना? ये पूरी तरह समर्पित लोग थे। हाँ, ज्यादातर कार्यकर्ता पूर्णकालिक थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी सामाजिक कामों के लिए समर्पित कर दी थी। गांधी जी का मानना था कि समाज सेवा कोई पार्ट टाइम काम नहीं है, इसके लिए पूरा समर्पण चाहिए। इसी सोच के तहत, जैसा कि स्रोत बताते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में ये सलाह भी दी थी कि कांग्रेस को भंग करके लोक सेवक संघ बना देना चाहिए। लोक सेवक संघ? ये क्या था? मतलब राजनीति से पूरी तरह अलग, सिर्फ समाज सेवा के लिए समर्पित संगठन? हाँ, बिल्कुल। उनका विचार था कि आज़ादी मिलने के बाद राजनीतिक सत्ता का काम अलग हो जाना चाहिए और सामाजिक पुनर्निर्माण का काम अलग। लोक सेवक संघ में ऐसे लोग होते जो चुनाव नहीं लड़ते, सत्ता की राजनीति से दूर रहते और पूरी तरह गांव-गांव जाकर रचनात्मक काम करते, लोगों को सशक्त बनाते। अच्छा। हालांकि उनकी ये सलाह मानी नहीं गई और कांग्रेस एक राजनीतिक दल बनी रही। भले ही लोक सेवक संघ न बन पाया हो, लेकिन एक समर्पित, प्रशिक्षित और संगठित कैडर बनाने का उनका विचार, वो तो बहुत अहम था, है ना? बहुत ज्यादा अहम, क्योंकि सामाजिक बदलाव कोई एक दिन का काम नहीं है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सही बात है। इसके लिए ऐसे लोगों और संस्थाओं की जरूरत होती है जो लंबे समय तक टिके रहें, जिनके पास जरूरी हुनर हो और जो विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हों। आज भी जो गांधीवादी संस्थाएं और कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, वो इसी सोच का नतीजा है। यह दिखाता है कि स्थायी सामाजिक परिवर्तन के लिए एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा कितना जरूरी है। अब एक और पहलू पर आते हैं जो गांधी जी के काम को काफी अनूठा बनाता है, समाज कार्य में धर्मनिरपेक्षता। स्रोत इशारा करते हैं कि गांधी जी के आने से पहले भारत में ज्यादातर सामाजिक काम, जैसे स्कूल चलाना, अस्पताल खोलना या गरीबों की मदद करना, किसी न किसी धार्मिक संगठन से जुड़ा होता था। जी, ये काफी हद तक सही है। बहुत से मठ, मंदिर, चर्च, मिशन और दूसरी धार्मिक संस्थाएं ये नेक काम कर रही थी और उनका योगदान भी महत्वपूर्ण था। लेकिन उनके काम का आधार और प्रेरणा अक्सर उनका अपना धर्म होता था। हाँ, गांधी जी ने यहाँ एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने सामाजिक कार्य को एक ऐसा आधार दिया जो एक साथ धर्मनिरपेक्ष भी था और गहरा आध्यात्मिक भी। अरे ये तो सचमुच अनोखा है। धर्मनिरपेक्षता और आध्यात्मिकता एक साथ। ज्यादातर लोग तो इन्हें बिल्कुल अलग अलग ही समझते हैं। गांधी जी ने ये तालमेल कैसे बिठाया? आज की राजनीति में तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब अक्सर धर्म को सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह अलग रखना समझा जाता है। हाँ, यही गांधी जी की सोच की मौलिकता है। उनकी धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी या आज की राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता जैसी नहीं थी, जो अक्सर धर्म को नकारती है या उसे निजी मामला मानती है। अच्छा। स्रोत कहते हैं कि गांधी जी ने धर्म को दरकिनार नहीं किया, परंतु सभी धर्मों से प्रोत्साहन देने वाले तत्वों का समावेश अपने दायित्व निर्वाह के दौरान किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो किसी एक धर्म को मानते थे या सभी धर्मों को बराबर? इसका मतलब है कि उनका नजरिया सर्वधर्म संभाव वाला था, यानी सभी धर्मों के प्रति समान आदर। वो खुद को सनातनी हिंदू कहते थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो मानते थे कि हर धर्म के मूल में
कुछ बुनियादी नैतिक और आध्यात्मिक सच्चाइयां होती हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम, सेवा, करुणा। हाँ, ये तो सभी धर्मों में है। हाँ, ये किसी एक धर्म की बपोती नहीं है, ये सार्वभौमिक मानवीय मूल्य हैं। गांधी जी ने इन्हीं साझा मूल्यों को अपने सामाजिक कार्यों का आधार बनाया। वो किसी एक धार्मिक संस्था से बंधे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग धर्मों की अच्छी बातों से प्रेरणा ली और उन्हें समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। तो ये किसी धर्म का प्रचार नहीं था, बल्कि सभी धर्मों के नैतिक सार को सामाजिक कर्म में बदलना था, एक तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक समावेशी दृष्टिकोण था। वो मानते थे कि सच्ची आध्यात्मिकता लोगों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं, और समाज सेवा इस आध्यात्मिकता को जीने का सबसे अच्छा तरीका है। ये नजरिया आज भी बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि ये दिखाता है कि धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब अपनी जड़ों या नैतिक मूल्यों से कटना नहीं है, बल्कि विभिन्न आस्थाओं के लोगों को साझा इंसानियत के धरातल पर एकजुट करना है। ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए अब आखिर में उस पहलू पर आते हैं जिसका जिक्र स्रोत करते हैं और जिस पर शायद कम ध्यान जाता है, गांधी जी के काम में शोध और प्रकाशन का महत्व। उन्होंने सिर्फ काम ही नहीं किया, बल्कि उस पर सोचा, लिखा और दूसरों को सिखाया भी। हाँ, ये उनके काम का एक बहुत जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाने वाला हिस्सा है। गांधी जी समझते थे कि सामाजिक कार्य सिर्फ जुनून या सेवा भाव से नहीं चलता, उसके लिए समझ, ज्ञान और प्रशिक्षण भी चाहिए। ट्रेनिंग। हाँ, स्रोत बताते हैं कि गांधीवादी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की बाकायदा व्यवस्था थी, जैसे आज प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स के लिए होती है। आश्रमों में छोटे बड़े कोर्स चलाए जाते थे, जहां सामाजिक समस्याओं, गांधीवादी विचारों और काम करने के तरीकों पर अध्ययन होता था। अच्छा। स्रोत गुजरात विद्यापीठ और काशी विद्यापीठ, जो अब बड़े विश्वविद्यालय बन चुके हैं, का नाम लेते हैं, जहां गांधी साहित्य और विचारों पर गंभीर शोध होता था। वाराणसी में गांधी अध्ययन संस्थान जैसे केंद्र भी स्थापित हुए। जी, और ये सिर्फ अकादमिक संस्थान नहीं थे। इनका मकसद गांधी जी के विचारों को गहराई से समझना, उनकी प्रासंगिकता पर विचार करना और नए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना था। इन संस्थानों में लगातार सेमिनार, वर्कशॉप, सम्मेलन होते रहे हैं। इसके अलावा देश भर में गांधी भवनों की स्थापना हुई, जो गांधी साहित्य के प्रकाशन और प्रसार का केंद्र बने। वहां से नियमित रूप से पत्रिकाएं, किताबें छपती रहीं, ताकि उनके विचार देश दुनिया में फैल सकें। तो ये सिर्फ भावनात्मक अपील नहीं थी, बल्कि अपने काम को एक बौद्धिक आधार देने की भी पूरी कोशिश थी। निश्चित रूप से। गांधी जी जानते थे कि विचार तभी जिंदा रहते हैं जब उन पर लगातार चिंतन मनन हो, उन्हें नई पीढ़ी की भाषा में समझाया जाए और उन्हें फैलाया जाए। शोध और प्रकाशन के जरिए उन्होंने यही सुनिश्चित किया। इससे सामाजिक कार्य को एक गंभीरता मिली। उसे सिर्फ दान पुण्य या वक्ती मदद से ऊपर उठाकर एक व्यवस्थित वैचारिक अनुशासन बनाने की कोशिश हुई। ये दिखाता है कि उनके लिए जमीनी कार्रवाई जितनी जरूरी थी, उतना ही जरूरी उस कार्रवाई के पीछे का विचार और उसका प्रसार भी था। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, भारत के लिए एक अपना मौलिक नजरिया, कथनी करने की एकता, विरोध के लिए सत्याग्रह जैसे अनूठे और पारंपरिक तरीकों का मेल, सिर्फ सुधार नहीं बल्कि पूरे समाज के नवनिर्माण का लक्ष्य, कार्यकर्ताओं और संस्थाओं का एक मजबूत नेटवर्क, धर्मों के नैतिक सार को जोड़ने वाला अनोखा धर्मनिरपेक्ष रवैया और अपने विचारों को शोध और प्रकाशन से जिंदा रखना, ये सब मिलकर गांधी जी के सामाजिक कार्य की कैसी तस्वीर पेश करते हैं? क्या सार निकलता है? ये एक बेहद व्यापक, समग्र और बहुआयामी तस्वीर है। ये दिखाता है कि गांधी जी सिर्फ एक राजनेता या स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। वो एक गहरे समाज चिंतक थे, एक कुशल संगठनकर्ता थे, एक नैतिक पथ प्रदर्शक थे और एक जमीनी कार्यकर्ता थे। सभी कुछ एक साथ, जिनका लक्ष्य भारत का सिर्फ राजनीतिक आजादी हासिल करना नहीं, बल्कि उसका सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक कायाकल्प करना था। उनका काम किसी एक पहलू तक सीमित नहीं था, वो जीवन के हर क्षेत्र को छूता था। तो संक्षेप में कहें तो गांधी जी के सामाजिक कार्य की पहचान है भारतीयता पर आधारित एक संपूर्ण दृष्टि, जी, विचारों को कर्म में ढालने का आग्रह, बिल्कुल, अहिंसक प्रतिरोध के नए पुराने तरीकों का आविष्कार और इस्तेमाल, हाँ, समाज की ऊपरी मरम्मत के बजाय उसकी बुनियाद बदलने का इरादा, सही, इस काम के लिए समर्पित लोगों और संस्थाओं का निर्माण, आध्यात्मिकता और धर्मनिरपेक्षता का वो अनूठा संगम, जी हाँ, और ज्ञान तथा विचार के निरंतर प्रसार पर जोर। ये सारे तत्व मिलकर उनकी एक अलग पहचान बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यही वो तत्व हैं जो उनके सामाजिक कार्य को इतिहास में एक खास मुकाम देते हैं।
आज के समय में जब हम इतनी सारी सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, गांधी जी के काम की इन बारीकियों को समझना क्यों मायने रखता है? क्या प्रासंगिकता है आज? देखिए, प्रासंगिकता तो बहुत है, क्योंकि गांधी जी के प्रयोगों और अनुभवों में आज भी हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को है। सामाजिक बदलाव कैसे लाया जाए, नेतृत्व कैसा हो, बड़े जन आंदोलनों को कैसे खड़ा और टिकाऊ बनाया जाए, नैतिकता को सार्वजनिक जीवन में कैसे लाया जाए, ये सवाल आज भी उतने ही अहम है जितने गांधी जी के समय में थे। हाँ, ये सवाल तो हमेशा रहेंगे। उनका वो समग्र नजरिया, जमीनी हकीकत से उनका जुड़ाव और अहिंसा और सत्य पर उनका अटूट विश्वास, ये हमें आज भी रास्ता दिखा सकता है, भले ही हमें उनके तरीकों को आज के संदर्भ में थोड़ा बहुत ढालना पड़े। और अब, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। इन स्रोतों और हमारी आज की बातचीत के आधार पर जरा सोचिए, आज की दुनिया में जहां डिजिटल तकनीक और सोशल मीडिया का इतना बोलबाला है, गांधी जी के कौन से तरीके, क्या बड़े पैमाने पर नागरिक अवज्ञा यानी सत्याग्रह, या फिर उनका वो गांव आधारित रचनात्मक कार्यक्रम सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो सकते हैं? दिलचस्प सवाल है। और क्या उनके लोक सेवक संघ यानी राजनीति से परे पूरी तरह सामाजिक बदलाव के लिए समर्पित लोगों का संगठन का विचार आज किसी नए रूप में हमारे समाज के लिए जरूरी और संभव है? सोचने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। और हमारा मकसद है इनमें गोता लगाकर गांधी जी के सामाजिक कामों को, उनके असर को समझना, वो परतें खोलना जो शायद अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि आमतौर पर गांधी जी का नाम सुनते ही स्वतंत्रता संग्रामी दिमाग में आता है ना। हाँ, लेकिन ये जो दस्तावेज हमारे पास है, ये उनकी एक कह सकते हैं एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। हाँ, एक समाज सुधारक की, हाँ, एक जमीनी कार्यकर्ता की, हाँ। और एक ऐसे व्यक्ति की जो सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए कितना कितना ज्यादा समर्पित था। तो चलिए आज इसी पहलू को थोड़ा और समझते हैं। इन हिस्सों से एक बात तो साफ है हाँ, कि उनका काम पहले दक्षिण अफ्रीका में और फिर भारत में फैला। हाँ, मतलब एक लंबा सफर था ये। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों के आधार पर ये समझें कि ये जो सामाजिक सफर था गांधी जी का, ये शुरू कैसे हुआ, इसमें वक्त के साथ क्या बदलाव आए और कौन-कौन से लोग, समाज के कौन से तबके इससे जुड़े। और हाँ, खास तौर पर ये स्रोत इस पर रोशनी डालते हैं कि उनकी सोच सिर्फ सुधार तक नहीं रुकी, वो विकास की तरफ कैसे बढ़ी। अच्छा, सुधार से विकास। हाँ, ये एक बारीक सा फर्क है पर बहुत जरूरी है, और ये स्रोत इसी तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं। हाँ, और जब हम उन तबकों की बात करते हैं जिन तक उनका काम पहुंचा, वो लिस्ट तो वाकई जैसा इन हिस्सों में दी है काफी लंबी है। इसमें किसान हैं, मजदूर हैं, छात्र हैं, बुनकर भी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और इतना ही नहीं, स्रोत कोढ़ यानी कुष्ठ रोगियों का जिक्र करते हैं, उस समय जिन्हें अस्पृश्य कहा जाता था उनका जिक्र है, और आदिम जातियों का भी। ये दायरा तो बहुत ही ज्यादा फैला हुआ लगता है। जी, ये दायरा सिर्फ फैला हुआ नहीं है, बल्कि स्रोत जिस तरह इसे बताते हैं उससे लगता है कि ये बहुत सोचा समझा कदम था, एक रणनीति का हिस्सा था। मतलब इन अलग अलग समूहों पर जो अक्सर हाशिए पर थे, उन पर ध्यान देना क्यों जरूरी था। तो दस्तावेज कहते हैं कि आज़ादी से पहले ही उनके ये जो सामाजिक काम थे, इन्होंने मिलकर एक तरह के आदर्श समाज का, कह सकते हैं, एक नमूना बनाना शुरू कर दिया था। आदर्श समाज का नमूना। हाँ, मतलब ये सिर्फ कोई दान या दया का काम नहीं था जैसा स्रोत इशारा करते हैं, बल्कि ये समाज के उन हिस्सों को पहचानना था जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता था। उन्हें इज्जत देना, उन्हें जगह दिलाना, मुख्य धारा में लाना। तो मतलब ये कि इन अलग अलग वर्गों पर काम करना ये टुकड़ों में नहीं था। स्रोत शायद ये कह रहे हैं कि ये एक बड़ी, एक जुड़ी हुई तस्वीर का हिस्सा था, जैसे समाज की नींव मजबूत करना। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि स्रोत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये कोई बिखरा हुआ काम नहीं था, एक पूरी सोच थी इसके पीछे। और इसी सोच का एक और पहलू, वो भी बड़ा जबरदस्त, हमें तब दिखता है जब स्रोत बंटवारे के उस मुश्किल, दर्दनाक दौर का जिक्र करते हैं। हाँ, बंटवारे का दौर। जी, वो समय जब समाज मतलब बुरी तरह बढ़ गया था, हिंसा फैली हुई थी। बहुत ही भयानक समय रहा होगा वो। और ये दस्तावेज बताते हैं कि उस वक्त गांधी जी ने क्या किया। और ये कोई मतलब दफ्तर में बैठकर दिया गया बयान नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ कहते हैं कि गांधी जी खुद उन गांवों और शहरों में गए
जो दंगों की आग में जल रहे थे। जरा सोचिए वो माहौल कैसा होगा। और उसमें खुद जाना, पर्सनली वहां जाना कितना बड़ा जोखिम रहा होगा, और भावनात्मक रूप से भी कितना मुश्किल। हाँ, और स्रोत उन्हें सिर्फ शांतिदूत नहीं कहते, वो शब्द इस्तेमाल करते हैं अपूर्व योद्धा। जी, अपूर्व योद्धा, ये शब्द बहुत वजनदार है। योद्धा, लेकिन अपूर्व मतलब जैसा पहले कभी ना देखा गया हो। एक ऐसा योद्धा जो हथियार से नहीं लड़ रहा था, शांति से, सद्भाव के पैगाम से और अपनी मौजूदगी से लड़ रहा था। और स्रोत ये भी कहते हैं कि वो इसमें कामयाब रहे। बिल्कुल, ये बात उन्हें सिर्फ एक विचारक या दार्शनिक नहीं कहने देती, ये उन्हें एक एक्टिविस्ट, एक जमीनी कार्यकर्ता साबित करती है। इन अंशों से ये बात बहुत साफ उभरती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये व्यक्तिगत हिम्मत और जमीनी एक्शन का एक बहुत ताकतवर उदाहरण है जो ये स्रोत हमारे सामने रख रहे हैं। और अगर हम इस घटना को उनके काम के बड़े दायरे में रखकर देखें तो ये उनके नए सामाजिक चिंतन से जुड़ता है। हाँ, नया सामाजिक चिंतन, स्रोत इसका जिक्र करते हैं। जी, ये नया चिंतन क्या था? स्रोत के हिसाब से ये वो वैचारिक बदलाव था जिसने सामाजिक सुधार को सामाजिक विकास में बदल दिया। अच्छा, ये सुधार बनाम विकास वाला जो पॉइंट है, ये बहुत दिलचस्प है। क्या इसको थोड़ा और खोल सकते हैं हम? मतलब स्रोत क्या फर्क बता रहे हैं इन दोनों में? देखिए, स्रोत कोई सीधी परिभाषा तो नहीं देते, लेकिन जो बातें कही गई हैं उनसे अंदाजा लगता है। सुधार अक्सर क्या होता है, जो मौजूदा सिस्टम है उसमें जो गड़बड़ियां हैं, जो खराबी आ गई है, उसे ठीक करना। जैसे कोई तात्कालिक जरूरत पूरी करना। हाँ, या किसी बुराई को मिटाना। लेकिन विकास, जैसा इन अंशों से लगता है, वो इससे आगे की बात है। ये सिर्फ मरम्मत नहीं है, ये एक नई मजबूत बुनियाद रखना है। ये लोगों की, समाज की क्षमताएं बढ़ाना है ताकि वो अपनी दिक्कतें खुद हल कर सकें। अच्छा, ये एक ज्यादा स्थायी, ज्यादा गहरी प्रक्रिया है। और स्रोत बताते हैं कि गांधी जी की सोच इसी दिशा में गई। मतलब सिर्फ फौरी राहत नहीं, बल्कि समाज के ढांचे में, उसकी सोच में, उसकी ताकत में एक लंबे समय तक चलने वाला पॉजिटिव बदलाव लाना। अच्छा, तो ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं था, बल्कि कैपेसिटी बिल्डिंग, शायद सिस्टम बदलने की तरफ एक इशारा है, जैसा स्रोत कह रहे हैं। बिल्कुल, और शायद इसी विकास वाली सोच का नतीजा है जो बातें स्रोत आगे बताते हैं। जैसे ये कहना कि देश भर में सामाजिक कार्यकर्ताओं और संस्थाओं का एक पूरा नेटवर्क एक जाल सा बिछ गया, ये तो किसी एक इंसान के बस की बात नहीं लगती। बिल्कुल नहीं, और यही तो विकास का सबूत है, जैसा स्रोत बता रहे हैं। जब एक इंसान का विजन एक आंदोलन बन जाए, जब उसके विचार संस्थाओं की शक्ल लेने लगे, तो वो विकास है। ये जो संस्थागत ढांचा बना, ये दिखाता है कि वो अपने काम को स्थायी बनाना चाहते थे, उसे सिर्फ व्यक्तियों पर निर्भर नहीं रखना चाहते थे। ये नेटवर्क सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं था, ये ट्रेंड, डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं का एक संगठन था जो उनके विचारों को जमीन पर उतार सके। और ये संस्थागत ढांचा सिर्फ कार्यकर्ताओं तक ही नहीं था, है ना? स्रोत एक और बहुत जरूरी वैचारिक पहलू का भी जिक्र करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की भावना को बढ़ावा मिलना। इसको सामाजिक विकास से कैसे जोड़ा जाए स्रोत के मुताबिक? ये एक बहुत बहुत जरूरी कनेक्शन है जिस पर स्रोत ध्यान दिला रहे हैं। देखिए, सामाजिक विकास सिर्फ आर्थिक या भौतिक नहीं होता, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज की वैल्यूज, उसकी सोच से जुड़ा होता है। सही बात है। खासकर उस वक्त बंटवारे की हिंसा झेल चुके देश में अलग अलग धर्मों, समुदायों के बीच भाईचारा, बराबरी का भाव पैदा करना, यानी धर्मनिरपेक्षता, ये सामाजिक विकास के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह था। स्रोत इसे गांधी जी के सामाजिक कामों का एक अहम नतीजा मानते हैं। ये समाज को जोड़ने, उसे ज्यादा समावेशी, ज्यादा टॉलरेंट बनाने की तरफ एक कदम था, और ये किसी भी स्वस्थ समाज के विकास के लिए बहुत जरूरी है। यानी कार्यकर्ताओं का नेटवर्क जमीनी काम के लिए हो गया, और धर्मनिरपेक्षता का विचार समाज को जोड़ने वाली गोंद जैसा। अच्छा, स्रोत एक और परत खोलते हैं। वो कहते हैं कि शोध कार्य व प्रकाशन आदि कार्य भी प्रारंभ हुए। ये कहाँ फिट होता है इस पूरी तस्वीर में? ये पहलू कह सकते हैं विकास की प्रक्रिया को पूरा करता है। सोचिए, आपने संस्थाएं बना दी, आपने मूल्य स्थापित कर दिए, लेकिन अगर ज्ञान नहीं बनेगा, वो फैलेगा नहीं, तो काम आगे कैसे बढ़ेगा? सही बात है। स्रोत का ये कहना कि रिसर्च और पब्लिकेशन शुरू हुए, ये दिखाता है कि गांधी जी के सामाजिक कामों से जुड़ी जो सोच थी, उसे सिर्फ प्रैक्टिस में ही नहीं लाया गया, बल्कि उसका एनालिसिस भी किया गया, उसे रिकॉर्ड किया गया और दूसरों तक पहुंचाया गया, ताकि लोग उससे सीख सकें, उसे समझें और शायद अपने हालात में लागू कर पाएं। बिल्कुल, रिसर्च से पता चलता है कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं और क्यों। पब्लिकेशन उस ज्ञान को फैलाता है।
ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जहां सामाजिक काम सिर्फ भावनाओं या तात्कालिक जरूरतों पर आधारित ना हो, बल्कि एक सोची समझी ज्ञान पर आधारित प्रक्रिया बन जाए। ये उस विकास मॉडल का हिस्सा है जिसकी बात स्रोत कर रहे हैं, एक ऐसा विकास जो टिकाऊ हो, जो सीखता रहे और जो खुद को बेहतर बनाता रहे। तो ये तीनों चीजें, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क, धर्मनिरपेक्ष मूल्य और शोध प्रकाशन, ये मिलकर एक मजबूत मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगती हैं, जैसा इन अंशों में दिखाया गया है। तो इन सभी हिस्सों को एक साथ देखें तो हम क्या कह सकते हैं? जो हमने पढ़ा, जो समझा, उससे ये तस्वीर तो एकदम साफ है कि गांधी जी का सामाजिक योगदान, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है, वो कई लेयर्स वाला था, मल्टी डायमेंशनल। ये सिर्फ कुछ सुधार के कामों तक ही सीमित नहीं था। सही कहा आपने। इन अंशों के आधार पर अगर देखें तो ये समाज के सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसकी चिंता से शुरू होता है, फिर मुश्किल हालात में शांति कायम करने के लिए सीधे एक्शन तक जाता है, और आखिरकार ये स्थायी सामाजिक बदलाव के लिए जरूरी संस्थागत और वैचारिक नींव है, उसे रखने तक पहुंचता है। ये पूरा सफर है सुधार से विकास तक का, जो इन स्रोतों में दिखता है। और ये विकास सिर्फ भौतिक नहीं था, बल्कि मूल्यों का, सोच का और ज्ञान का भी था। तो इन दस्तावेजों से गुजरने के बाद सार यही निकलता है कि स्रोत गांधी जी को एक तरह के सामाजिक इंजीनियर के रूप में पेश करते हैं, जिन्होंने न सिर्फ समस्याएं सुलझाईं, बल्कि एक बेहतर समाज बनाने के लिए जरूरी औजार और नक्शे भी तैयार किए। बिल्कुल, उनका नजरिया, जैसा इन हिस्सों में सामने आता है, बहुत ही व्यापक था, व्यक्ति से लेकर पूरी व्यवस्था तक, और ये हमें एक सोचने वाले बिंदु पर लाकर छोड़ता है। स्रोत कहते हैं कि उनके कामों ने एक आदर्श समाज की नींव रखी और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया। आज जब हम अपने आसपास के समाज को देखते हैं तो ये सवाल उठना तो लाजमी है कि इन स्रोतों में बताए गए गांधी जी के सामाजिक कामों से जो सिद्धांत निकले, जो आदर्श निकले, जैसे कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना, शांति के लिए पर्सनली एक्टिव होना और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को मजबूत करना, ये आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं। हाँ, और सिर्फ प्रासंगिक ही नहीं, बल्कि आज के संदर्भ में उनकी क्या व्याख्या हो सकती है। जो चुनौतियां गांधी जी के सामने थीं वो शायद बदल गई हैं, लेकिन क्या इन स्रोतों में बताई गई उनकी अप्रोच, समावेश, सक्रियता, संस्था निर्माण, मूल्यों पर जोर, क्या ये आज भी सामाजिक विकास का रास्ता दिखा सकती हैं? इस पर यकीनन और सोचा जा सकता है इन अंशों की रोशनी जो हमें में। गांधीवादी विचारधारा से जुड़े कुछ स्रोतों से मिले हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि अपने आप में पूरे विचार और इतिहास समेटे हुए हैं। हमारे पास गांधीवादी शब्दावली, रंग भेद से आश्रम तक शीर्षक वाले दस्तावेज के कुछ अंश हैं, और हमारा मकसद है इन अंशों में दिए गए 3 खास शब्दों, रंग भेद, सामाजिक सक्रियता और आश्रम के असल मायनों को समझना और देखना कि स्रोत उन्हें आपस में कैसे जोड़ता है। ये सिर्फ परिभाषा रटना नहीं है, बल्कि उन विचारों की तह तक जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं स्रोत हमें क्या बताता है। पहला शब्द है रंग भेद। ये शब्द सुना तो है हम सब ने, पर देखते हैं स्रोत इसे किस तरह से पेश करता है। स्रोत कहता है कि रंग भेद का मतलब जाति और रंग के आधार पर भेदभाव है। ये तो काफी सीधी सी बात लगती है। क्या स्रोत इसमें कुछ और जोड़ता है, कोई खास बात? बिल्कुल, स्रोत सिर्फ भेदभाव कहकर नहीं रोकता, वो इसे खास तौर पर दक्षिण अफ्रीका की उस पूर्व राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ता है, जहां मतलब कानूनन गोरों को अश्वेतों के मुकाबले कहीं ज्यादा अधिकार मिले हुए थे। अच्छा, ये सिर्फ सामाजिक दूरी नहीं थी, बल्कि स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये एक व्यवस्थित, मतलब सिस्टमैटिक और राजनीतिक अलगाव था, जिसे सरकार खुद लागू करती थी। ये व्यवस्था शब्द यहाँ बहुत अहम है। राजनीतिक व्यवस्था, हाँ, ये तो बात को बिल्कुल अलग स्तर पर ले जाता है। मतलब ये सिर्फ लोगों की आपसी सोच या बर्ताव का मामला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे बाकायदा कानूनों और सरकारी नीतियों के जरिए लागू किया गया था। हाँ, बिल्कुल। स्रोत का इसे इस तरह परिभाषित करना उस स्थिति की, आप कह सकते हैं, गंभीरता को दिखाता है। हाँ, गंभीरता को। और यही बात इसे समझने के लिए इतनी जरूरी है। स्रोत के हिसाब से ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति का पूर्वाग्रह या नफरत नहीं थी, ये एक संस्थागत ढांचा था। आप सोचिए, आपकी जिंदगी का हर पहलू, आप कहाँ रहेंगे, कहाँ काम करेंगे, किससे मिलेंगे, सब कुछ आपकी त्वचा के रंग पर आधारित कानूनों से तय होता था। तो स्रोत जब इसे सिर्फ भेदभाव न कहकर पूर्व राजनीतिक व्यवस्था कहता है, तो वो इसी संस्थागत पहलू पर जोर दे रहा है। और शायद यही वो पृष्ठभूमि है गांधी जी के शुरुआती संघर्षों की,
जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका में उनके जो अनुभव थे वो इसी व्यवस्था के खिलाफ थे। सही पकड़ा आपने। स्रोत हमें यही समझने में मदद करता है कि गांधी जी का सामना किसी बिखरे हुए अन्याय से नहीं था, बल्कि एक पूरे सिस्टम से था। हाँ, एक संगठित, कानून समर्थित दमनकारी तंत्र से। जब हम रंगभेद को स्रोत की इस परिभाषा के साथ देखते हैं, एक राजनीतिक व्यवस्था, तो हमें अंदाजा लगता है कि इसके खिलाफ खड़े होने के लिए कितना साहस चाहिए था और किस तरह की रणनीति की जरूरत पड़ी होगी। यही अनुभव तो उनके प्रतिरोध के तरीकों, उनके दर्शन के विकास की नींव बने। यहीं से बात आगे बढ़ती है। तो अगर रंगभेद वो समस्या थी, वो जटिल और अन्यायपूर्ण व्यवस्था जिसे चुनौती देनी थी, तो फिर स्रोत चुनौती देने के तरीके के बारे में क्या कहता है? यहीं शायद सामाजिक सक्रियता वाली बात आती है ना? स्रोत इसे कैसे परिभाषित करता है? हाँ, यहीं दूसरा महत्वपूर्ण शब्द आता है, सामाजिक सक्रियता। स्रोत इसे परिभाषित करता है सामाजिक गतिविधियों में नीति व प्रबल कार्रवाई की सक्रियता। अब ये सुनने में थोड़ा भारी सा लगता है ना? हाँ, थोड़ा अकादमिक सा, नीति व प्रबल कार्रवाई। पर इसमें दो शब्द बहुत अहम हैं, नीति यानी पॉलिसी या स्ट्रैटेजी, और प्रबल कार्रवाई यानी स्ट्रॉन्ग एक्शन। जी समझी योजना और फिर उस पर जोरदार अमल करने की तरफ है। प्रबल शब्द में काफी वजन लगता है। बिल्कुल सही। स्रोत के अनुसार सामाजिक सक्रियता सिर्फ भावना या गुस्से का इजहार नहीं है। नीति का मतलब है कि बदलाव लाने के लिए एक स्पष्ट सोच हो, एक रणनीति, एक योजना हो। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और कैसे। और प्रबल कार्रवाई का मतलब है कि उस योजना पर पूरी ताकत, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ अमल करना। ये निष्क्रियता का ठीक उल्टा है। ये एक्टिव इंटरवेंशन है, सक्रिय हस्तक्षेप। तो क्या स्रोत ये बताता है कि ये प्रबल कार्रवाई किस तरह की हो सकती है? मतलब क्या इसका मतलब सिर्फ टकराव है या? देखिए, स्रोत यहाँ बहुत विस्तार में तो नहीं जाता, लेकिन प्रबल शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कार्यवाही ऐसी होनी चाहिए जिसे नजरअंदाज न किया जा सके, जिसका असर हो। अब गांधीवादी संदर्भ में हम जानते हैं कि ये प्रबलता अक्सर अहिंसक तरीकों से हासिल की जाती थी, जैसे सविनय अवज्ञा, असहयोग, हड़तालें। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उनकी प्रबलता उनके नैतिक बल में थी, उनकी व्यापक भागीदारी और उनके दृढ़ निश्चय में थी। तो स्रोत का प्रबल कार्यवाही पर जोर देना शायद इसी असरदार नतीजा लाने वाली कार्यवाही की ओर इशारा करता है, चाहे उसका तरीका कोई भी हो। ये दिलचस्प है कि स्रोत नीति को पहले रखता है, नीति व प्रबल कार्यवाही, यानी पहले सोच विचार, रणनीति और फिर उस पर आधारित एक्शन। ये तो गांधी जी के काम करने के तरीके से काफी मेल खाता लगता है। वो किसी भी बड़े आंदोलन से पहले बहुत तैयारी करते थे। निश्चित रूप से ये क्रम महत्वपूर्ण है। स्रोत हमें बता रहा है कि प्रभावी सामाजिक बदलाव के लिए जुनून के साथ साथ योजना भी जरूरी है। बिना दिशा की ऊर्जा तो बिखर सकती है। सही बात है। इसलिए नीति दिशा देती है और प्रबल कार्यवाही उस दिशा में आगे बढ़ने की ताकत। ये दोनों मिलकर ही स्रोत की परिभाषा वाली सामाजिक सक्रियता को पूरा करते हैं। ये दर्शन को जमीन पर उतारने का तरीका है, विचारों को हकीकत में बदलने का। ठीक है, तो हमने समस्या देखी, रंगभेद जैसी व्यवस्था, और समाधान का तरीका भी देखा, नीति और प्रबल कार्यवाही वाली सामाजिक सक्रियता। लेकिन इस सब के लिए लोग तैयार कहाँ होंगे, विचार कहाँ पनपेंगे? यही शायद तीसरा शब्द आश्रम आता है। हम आश्रम को अक्सर एक शांत आध्यात्मिक जगह समझते हैं, लेकिन स्रोत इसे गांधीवादी संदर्भ में कैसे देखता है? क्या खास है यहाँ? हाँ, तीसरा शब्द आश्रम है और स्रोत इसे वाकई एक खास नजरिए से देखता है। स्रोत कहता है कि गांधीवादी संदर्भ में आश्रम सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान या अभिकरण, प्लेस और एजेंसी है। अभिकरण, एजेंसी। हाँ, अभिकरण, जहां लोग गांधी जी के दर्शन पर चर्चा, विचार विमर्श, शिक्षा और दूसरी गतिविधियों के लिए सामूहिक रूप से रह सकें। यहाँ कई बातें ध्यान देने वाली हैं। स्थान या अभिकरण, यह अभिकरण शब्द का इस्तेमाल मुझे थोड़ा चौंका रहा है। मतलब ये सिर्फ एक इमारत या जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से कुछ करने वाली एक इकाई है, एक तरह का एक्शन सेंटर। बिल्कुल, यही इस परिभाषा की खासियत है। अभिकरण शब्द बताता है कि आश्रम सिर्फ एक निष्क्रिय पृष्ठभूमि नहीं था, उसका अपना एक सक्रिय उद्देश्य था, एक भूमिका थी। ये वो जगह थी जहां विचार बनते थे, जहां रणनीतियां विकसित होती थी, जहां लोगों को ट्रेन किया जाता था। अच्छा। स्रोत में चर्चा, विचार विमर्श, शिक्षा जैसे शब्दों का इस्तेमाल इसी तरफ इशारा करता है। ये सीखने और सिखाने का केंद्र था। और
सामूहिक रूप से रहना भी जरूरी लगता है। ये सिर्फ हॉस्टल की तरह साथ रहना नहीं होगा शायद। क्या स्रोत इस सामूहिकता के बारे में कुछ और बताता है? स्रोत सीधे तौर पर ज्यादा विस्तार नहीं देता, लेकिन सामूहिक रूप से रहना, और वो भी गांधीवादी दर्शन के इर्द गिर्द, ये अपने आप में एक गहरा प्रयोग था। ये उन सिद्धांतों को, जैसे सत्य, अहिंसा, सादगी, आत्मनिर्भरता, सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की कोशिश थी। सोचिए, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एक साथ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और एक साझा लक्ष्य के लिए जी रहे हैं। ये अपने आप में एक छोटी सी दुनिया बनाने जैसा था। एक ऐसी दुनिया जो उन मूल्यों पर आधारित हो जिनके लिए वो बाहर की दुनिया में लड़ रहे थे। बिल्कुल। तो आश्रम एक तरह से विचारों की प्रयोगशाला बन गया, जहां सामाजिक सक्रियता के लिए जरूरी विचार और कार्यकर्ता दोनों तैयार होते थे। हाँ, आप इसे ऐसे देख सकती हैं। स्रोत के अनुसार आश्रम वो जगह थी जहां सिद्धांत और व्यवहार मिलते थे, जहां लोग सिर्फ गांधी जी को सुनते या पढ़ते नहीं थे, बल्कि उनके विचारों को जीते थे, उन पर प्रयोग करते थे। सही। सामूहिक जीवन की चुनौतियां और सफलताएं, चर्चाओं से निकले नए विचार, शिक्षा से मिली नई समझ, ये सब मिलकर उस अभिकरण को ताकत देते थे। ये वो नींव थी जिस पर सामाजिक सक्रियता का ढांचा खड़ा हो सकता था। ये एक समुदाय बनाने का प्रयास था जो अंदरूनी तौर पर मजबूत हो और बाहरी दुनिया में बदलाव लाने के लिए तैयार हो। कमाल है। तो ये तीनों शब्द, रंगभेद, सामाजिक सक्रियता और आश्रम, जैसा कि स्रोत उन्हें परिभाषित करता है, ये सिर्फ अलग-अलग परिभाषाएं नहीं हैं। ये तो एक पूरी कहानी कहते हैं, एक प्रक्रिया दिखाते हैं। अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें तो स्रोत के आधार पर क्या तस्वीर उभरती है? ये आपस में कैसे जुड़े हैं? हाँ, अगर हम इन तीनों धागों को एक साथ पिरोएं तो स्रोत हमें एक बहुत ही लॉजिकल और शक्तिशाली ढांचा दिखाता है। देखिए, पहला, संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट या प्रॉब्लम। रंगभेद उस अन्यायपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का प्रतीक है, खासकर दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण लेते हुए, जिसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी था। ये वो चुनौती है, वो बीमारी है जिसका इलाज करना है। स्रोत इसे एक गहरी संस्थागत समस्या के रूप में पेश करता है। ठीक है, संदर्भ। दूसरा, क्रिया यानी एक्शन या मेथड। सामाजिक सक्रियता उस चुनौती का जवाब देने का तरीका है, लेकिन ये कोई बेतरतीब प्रतिक्रिया नहीं है। स्रोत के अनुसार ये नीति यानी स्ट्रैटेजी और प्रबल कार्रवाई यानी स्ट्रॉन्ग एक्शन पर आधारित है। ये सोच समझकर उठाया गया शक्तिशाली कदम है बदलाव लाने के लिए। ये इलाज का तरीका है। क्रिया। और तीसरा, आधार यानी बेस या कम्युनिटी। आश्रम वो जगह या अभिकरण है जहां इस क्रिया के लिए जमीन तैयार होती है। यहां दर्शन पर मंथन होता है, चर्चा, विचार विमर्श, शिक्षा। यहां कार्यकर्ता तैयार होते हैं और यहां उन मूल्यों को सामूहिक रूप से जिया जाता है जो उस सक्रियता का मार्गदर्शन करते हैं। ये वो प्रयोगशाला और ट्रेनिंग सेंटर है जहां इलाज के तरीके विकसित और परखे जाते हैं और जहां इलाज करने वाले तैयार होते हैं। वाह! तो ये सिर्फ 3 शब्द नहीं, बल्कि स्रोत हमें अन्याय की पहचान से लेकर उसके खिलाफ सुनियोजित कार्रवाई और उस कार्रवाई के लिए एक मजबूत वैचारिक और सामुदायिक आधार बनाने तक का एक पूरा खाका दे रहा है। संदर्भ, क्रिया और आधार, ये तीनों मिलकर एक चक्र पूरा करते हैं। रंगभेद जैसी समस्या को समझने के लिए उसकी व्यवस्थागत प्रकृति को पहचानना जरूरी है। बिल्कुल। उससे लड़ने के लिए नीति और प्रबलता वाली सक्रियता चाहिए। हाँ। और इस सक्रियता को टिकाऊ बनाने के लिए आश्रम जैसा सामूहिक वैचारिक आधार चाहिए। बिल्कुल। स्रोत इन परिभाषाओं के जरिए हमें यही दिखाता है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे को ताकत देते हैं। बिना अन्याय की गहरी समझ, जैसे रंगभेद, के सक्रियता दिशाहीन हो सकती है। बिना प्रभावी सक्रियता, सामाजिक सक्रियता के, अन्याय बना रहेगा। और बिना एक मजबूत आधार, आश्रम के, सक्रियता शायद लंबे समय तक टिक ना पाए या अपने मूल्यों से भटक जाए। तो आज हमने स्रोत के आईने में गांधीवादी शब्दावली के इन 3 बेहद महत्वपूर्ण शब्दों को समझा। रंगभेद सिर्फ भेदभाव नहीं, बल्कि एक संस्थागत राजनीतिक व्यवस्था के तौर पर, खासकर दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में। सामाजिक सक्रियता महज विरोध नहीं, बल्कि बदलाव के लिए सोची समझी नीति और जोरदार प्रबल कार्यवाही। और आश्रम सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि गांधीवादी दर्शन पर आधारित सामूहिक जीवन, चर्चा, विचार विमर्श, शिक्षा और सामाजिक बदलाव के लिए एक सक्रिय अभिकरण
या केंद्र? यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है जो स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये जो मॉडल हमने देखा, अन्यायपूर्ण व्यवस्था की गहरी पहचान, उसके खिलाफ रणनीतिक और शक्तिशाली कार्रवाई और मूल्यों पर आधारित समुदाय या अभिकरण का निर्माण, जहां विचारों का पोषण हो और उन्हें जिया जा सके, ये मॉडल आज के समय में कितना प्रासंगिक है? बिल्कुल, और इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। स्रोत में दी गई जानकारी हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज हमारे समाज में जो अलग अलग तरह के अन्याय और भेदभाव मौजूद हैं, चाहे वो आर्थिक हों, सामाजिक हों, लैंगिक हों या पर्यावरण से जुड़े हों, क्या उनका सामना करने के लिए हमें भी इसी तरह के विश्लेषण की जरूरत नहीं है? मतलब समस्या की गहरी पहचान की, और फिर उस पर आधारित रणनीति यानी नीति और एकजुट असरदार कार्रवाई यानी प्रबल कार्रवाई की। हाँ, ये सवाल तो बनता है। और उससे भी बढ़कर, क्या आज हमारे पास ऐसे आश्रम या अभिकरण हैं, चाहे उनका रूप कुछ भी हो, फिजिकल या वर्चुअल, जहां हम आज की चुनौतियों के हिसाब से नए विचारों पर मंथन कर सकें, सामूहिक रूप से उन पर अमल करने के तरीके सीख सकें और ऐसी कार्रवाइयों के लिए एक मजबूत नैतिक और सामुदायिक आधार बना सकें? स्रोत में छिपी ये रूपरेखा आज भी हमें रास्ता दिखा सकती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।